अध्याय 141। वेई शानहाई भी अपने सामने के दृश्य को देखकर उतना ही स्तब्ध था। तलवार की ऊर्जा को स्थिर करने की बूढ़े चिकित्सक की तकनीक कुछ हद तक पौराणिक पूर्व दिव्य क्षेत्र की याद दिलाती थी, लेकिन पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र आमतौर पर केवल उन विशेषज्ञों के लिए ही सुलभ था जो पूर्व स्वर्गीय अवस्था की पूर्णता तक पहुंच चुके थे। इसके अलावा बूढ़े डॉक्टर द्वारा प्रदर्शित शक्ति तुलनात्मक रूप से बहुत कम प्रतीत होती थी। ऐसा कहा जाता था कि एक सच्चा पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र एक बार खुल जाने पर अपने भीतर की हर चीज को नियंत्रित कर सकता है। यदि ऐसा होता तो वांग कांगई की तलवार की ऊर्जा को नष्ट करना महज एक विचार मात्र होता। इसे पहले फ्रीज करने और फिर धीरे धीरे पीसने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी उस बूढ़े डॉक्टर का प्रदर्शन प्रारंभिक पूर्व दिव्य अवस्था की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। इसलिए पूर्व आकाशीय विद्या के दोनों विशेषज्ञ और शहर की दीवार पर खड़ा युवक पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अन्य मार्शल आर्टिस्ट तो काफी समय से हक्का बक्का रह गए थे। उन्होंने ऐसा चमत्कारिक तरीका पहले कभी देखा ही नहीं था। यह मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ से परे था। मास्टर की मार्शल कला प्रतिभा वास्तव में असाधारण है। अपने गुरु को वांग कांगई के पूरे बल से किए गए घातक हमले को एक ही प्रहार में विफल करते देख लू किंग ने चुपचाप सिर हिलाया। सभी मार्शल आर्टिस्टों में से शायद वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस दृश्य से ज्यादा हैरान नहीं था। अपनी विशेष क्षमताओं के कारण वह लंबे समय से जानता था कि उसके गुरु को पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र का कुछ अंदाजा हो गया था। आखिरकार उनके गुरु द्वारा अभ्यास की जाने वाली तकनीकें ली वेटियन द्वारा छोड़ी गई थीं, जिन्होंने पूर्व दिव्य अवस्था को सिद्ध कर लिया था। इस अद्वितीय विशेषज्ञ द्वारा सराही जाने वाली तकनीकें सरल नहीं हो सकती। हालांकि चूंकि लू किंग ने अभी तक पूर्व दिव्य अवस्था प्राप्त नहीं की थी, इसलिए वह अनिश्चित था कि क्या उस क्षेत्र की शक्ति का एक अंश वांग कांगई जैसे किसी व्यक्ति का मुकाबला कर सकता है जो कई वर्षों से पूर्व दिव्य अवस्था में डूबा हुआ था। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस क्षेत्र की शक्ति का जरा सा भी अंदाजा लगाना एक सामान्य प्रारंभिक पूर्व आकाशीय अवस्था के बस की बात नहीं थी। क्या आप अब भी लड़ना चाहते हैं? वांग कांगई की तलवार की ऊर्जा को तोड़ने के बाद बूढ़े डॉक्टर ने चुपके से राहत की सांस ली और अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। आप कौन हैं, महोदय? वांग कांगई ने बूढ़े डॉक्टर को देखा। उसके दिल में भय की भावना उत्पन्न हुई और उसका स्वर सम्मानजनक हो गया। प्रारंभिक पूर्व दिव्य अवस्था में उस क्षेत्र को समझने के लिए वह एक साधारण पूर्व दिव्य विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। ऐसे राक्षस केवल शीर्ष बलों में ही मौजूद थे। यह महसूस करते हुए कि उसने शायद इतनी बड़ी ताकत को नाराज कर दिया है, वांग कांगई का दिल कांप उठा। हालांकि तियान कांग संप्रदाय कमजोर नहीं था, लेकिन ये दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाली उन वास्तव में शीर्ष स्तरीय शक्तियों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था। इतनी प्राचीन और गहरी जड़ों वाली विरासतों के सामने वे अभी भी बहुत ही हीन साबित हुए। मैं कौन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ सिर्फ आपसे दया दिखाने की गुहार लगाने आया हूँ, न कि अंधाधुंध हत्या करने की। वांग कांगई का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने वेई परिवार को घेरने में इतनी मेहनत की थी कि इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने 3 प्रत्यक्ष शिष्यों को खो दिया था। अब वे हार मानने को कैसे तैयार हो सकते थे? लेकिन शांत स्वभाव वाले बूढ़े डॉक्टर और उनके बगल में सतर्क वेई शानहाई को देखकर वांग कांगई को पता चल गया कि अपनी अनिच्छा के बावजूद उसे वास्तविकता को स्वीकार करना ही होगा। अब उसके पास वेई परिवार को नष्ट करने की शक्ति नहीं रही थी। अगर वह लड़ना जारी रखता तो शायद उसकी मौत भी हो जाती। इस क्षण वांग कांगई को अचानक पछतावा हुआ। जब वह कांग काउंटी आया तो एक संप्रदाय के बुजुर्ग ने उसके साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की थी। उसने बड़े व्यक्ति द्वारा खजाने पर एकाधिकार करने के प्रस्ताव को ये सोचकर अस्वीकार कर दिया था कि वह स्थिति को स्वयं नियंत्रित कर सकता है। यदि वह सहयोग करने के लिए सहमत हो जाता तो वेई परिवार बहुत पहले ही उसके नियंत्रण में होता, जिससे वर्तमान जटिलताओं से बचा जा सकता था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, मैं आपको सम्मान दूंगी, महोदय। चलिए, शिवनगर। हालांकि वांग कांगई कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। 100 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व दिव्य विशेषज्ञ होने के नाते उनमें अब भी दृढ़ निश्चय था। आगे और उलझने का कोई मतलब न देखकर और एक रहस्यमय शक्तिशाली शक्ति को नाराज करने से डरते हुए उसने बूढ़े डॉक्टर को सम्मान देने का फैसला किया। वेई शानहाई को ध्यान से देखने के बाद वांग कांगई ने अपनी तलवार म्यान में रखी और चला गया। वह हट्टा कट्टा आदमी चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया और तियान कांग संप्रदाय के बाकी शिष्य भी जल्दी ही उसके पीछे पीछे चल दिए। ये बदमाश बस जा रहे हैं। तियान कांग संप्रदाय के सदस्यों को धीरे धीरे पीछे हटते देख वेई जियान को विश्वास नहीं हुआ और उसने चुप्पी तोड़ दी। बच्चे, वह वांग कांगई इस पूर्व दिव्य गुरु को हरा नहीं सकता। उसके पास जाने के अलावा और क्या चारा है? वेई शिंगे राहत महसूस करते हुए हंस पड़ी। इससे पहले वांग कांगई की भयानक तलवार शक्ति का सामना करते हुए उसने सोचा था कि वे सभी विनाश के कगार पर हैं। जीवन और मृत्यु के संकट से मेरे परिवार को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। हम, वेई परिवार, इस दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे। इसी क्षण वेई शानहाई ने अचानक बूढ़े डॉक्टर को झुककर प्रणाम किया और एक गंभीर अभिवादन किया। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। मुख्य प्रबंधक वेई शिंगे और सिल्वर मून गार्ड्स ने भी आदरपूर्वक वृद्ध चिकित्सक को प्रणाम किया। ऐसी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, बूढ़े डॉक्टर ने हाथ हिलाते हुए कहा। कई वर्षों तक चिकित्सा का अभ्यास करने और अनगिनत आभार प्राप्त करने के कारण उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। पतिदेव, पूर्वज, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हमें हवेली में वापस जाना चाहिए, श्रीमती वेई ने याद दिलाया। वह जानती थी कि बूढ़े डॉक्टर के आने का मुख्य उद्देश्य पूर्वज की चोटों का इलाज करना था, जिसका जिक्र यहाँ करना उचित नहीं है। जी हाँ, यह मेरी गलती थी, वेई शानहाई ने तुरंत जवाब दिया।
कृपया मेरे साथ हवेली में आइए ताकि मैं आपका ठीक से धन्यवाद कर सकूं। बूढ़े डॉक्टर और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया और समूह शहर की ओर चल पड़ा। इस समय कई मार्शल आर्टिस्ट अभी भी शहर के द्वार के पास मौजूद थे, जो सभी शहर के भीतर विभिन्न बलों के कुलीन सदस्य थे। लेकिन वेई परिवार को देखकर वे तुरंत एक तरफ हट गए और अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। तियान कांग संप्रदाय के सदस्यों के चले जाने के बाद वेई परिवार एक बार फिर काउंटी में सबसे शक्तिशाली परिवार बन गया था। कोई भी उन्हें नाराज करने की मूर्खता नहीं कर सकता था। जैसे ही वे उनसे बचते हुए आगे बढ़े, सभी की निगाहें बूढ़े डॉक्टर और लू किंग पर टिक गईं और सब उनकी शक्ल सूरत याद करने की कोशिश कर रहे थे। सभी को ये स्पष्ट था कि वेई परिवार का जीवित रहना पूरी तरह से उस बूढ़े डॉक्टर की मदद के कारण ही संभव हो पाया था। ऐसे रहस्यमय और शक्तिशाली पूर्व खगोलीय विशेषज्ञ के बारे में जिज्ञासा होना स्वाभाविक था। दुर्भाग्यवश बूढ़े डॉक्टर ने पूरे समय टोपी पहन रखी थी, जिससे किसी को भी उनका असली चेहरा देखने से रोका जा रहा था। इसलिए सभी का ध्यान लू किंग पर अधिक केंद्रित हो गया। आखिरकार टेंडन्स एंड बोन्स रियल्म की साधना से मार्शल आर्ट्स के ग्रैंडमास्टर को हराना भी उतना ही आश्चर्यजनक था। लेकिन जब वे देख रहे थे तो कुछ लोगों ने कुछ अजीब बात देखी। वेई परिवार के शहर में प्रवेश करने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट ने अपने बगल में खड़े दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को कोहनी मारी। चीफ माँ, उस अविश्वसनीय रूप से बलवान युवक के बगल में चल रहा युवक, क्या वह आपके मागू जैसा नहीं दिखता? मुझे नहीं पता। जिसे धक्का दिया गया वह दाढ़ी वाला एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति था जो असमंजस में था। मुझे पूरा यकीन है कि यह वही है। मैंने उस बच्चे को बचपन से देखा है। हालांकि वह हाल के वर्षों में शहर में ज्यादा नहीं आया है, फिर भी मैं उसे पहचानने में गलती नहीं करूंगा। एक अन्य मार्शल आर्टिस्ट, जो जाहिर तौर पर माँ परिवार के साथ दोस्ताना संबंध रखता था, ने आत्मविश्वास से कहा, बधाई हो मुखिया माँ। मागू उस रहस्यमय पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ को जानता है और उसने वेई परिवार की मुखिया और युवा स्वामी को वापस लाने में भी मदद की। आपका माँ परिवार अवश्य ही उत्कर्ष उठाएगा। एक मार्शल आर्टिस्ट ने ईर्ष्या से कहा, मुझे पक्का पता नहीं है, मैं जाकर पुष्टि कर लेता हूँ। अन्य परिवारों के परिचित सदस्यों से मिलने के बाद मुखिया माँ चक्कर महसूस करते हुए जल्दी से घर लौट आए। हालांकि उसने अनिश्चितता का दावा किया, फिर भी वह मागू को पहचान सकता था। उसने हाल ही में उसे राज्य की राजधानी में आपूर्ति सामग्री की एक खेप पहुंचाने के लिए भेजा था, लेकिन आपूर्ति सामग्री पहुंचाने के बाद मागू वापस नहीं लौटा, ये कहते हुए कि शहर में बहुत अराजकता थी और वह ग्रैंड बाजार में स्थिति सामान्य होने का इंतजार करेगा। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने मौन रहकर इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया था। ये सोचकर चीफ माँ उत्साह से भर उठी। उन्हें अचानक यह आभास हुआ कि उनके माँ परिवार का उत्थान निकट ही हो सकता है। झियुए, क्या तुम जानती हो कि टोपी पहने हुए वह पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ कौन है? शहर की दीवार पर काउंटी मजिस्ट्रेट ने गंभीर भाव से वेई परिवार की आकृतियों को देखा और पूछा। हाँ, मुझे पता है, सादे कपड़ों में मौजूद युवक ने सिर हिलाकर कहा। वह कौन है? काउंटी मजिस्ट्रेट ने उत्सुकता से पूछा। आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इस पूर्व खगोलीय विशेषज्ञ को जानते हैं। क्या मैं किसी को जानता हूँ? काउंटी मजिस्ट्रेट की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन सादे कपड़ों में मौजूद वह युवक अपने दोस्त की हैरानी का जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा व्यस्त था। उसने बूढ़े डॉक्टर की पीठ को देखा, जिसकी आंखों में अब भी अवर्णनीय सदमे का भाव झलक रहा था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर fire.net वेबसाइट खोजें। एक अलौकिक क्षेत्र, ये सोचना भी असंभव है कि एक अलौकिक योद्धा ऐसे क्षेत्र को छू सकता है। क्या ये पुण्य के प्रकाश की शक्ति है? अध्याय 142। कई सिल्वर मून गार्ड्स की सुरक्षा में बैलगाड़ी भव्यता से वेई हवेली में लौट आए। माँ, नीचे आओ। वेई जियान अपनी माँ को गाड़ी से उतरने में मदद करने के लिए आगे बढ़ा। माँ और बेटे ने वेई हवेली के द्वार की ओर देखा, मानो एक पूरा जीवन बीत गया हो। भागते भागते रहने के दौरान उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा था। वे एक से अधिक बार मौत के मुंह से बाल बाल बचे थे। अब जब वे सुरक्षित लौट सकते थे तो इससे उनके मन में मिली जुली भावनाएं उमड़ आईं। और इधर आओ। श्रीमती वेई ने वेई जियान को मागो और लू किंग के सामने घुटने टेकने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद मास्टर माँ लू शियालांगजुन, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा की और हमें हवेली में वापस लौटने की अनुमति दी। श्रीमती वेई ने गहराई से झुककर प्रणाम किया और वेई जियान ने बिना किसी झिझक के उनके सामने घुटने टेक दिए। मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लू किंग और मागो उन्हें उठाने में मदद करने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। पास ही खड़े वेई शिंघे और मुख्य प्रबंधक ये सुनकर भावुक हो गए। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि इस दौरान लू किंग और अन्य लोग ही माँ और बेटे की रक्षा कर रहे थे। मेरी पत्नी और बच्चे की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शियालांगजुन। वेई जिंगे ने भी लू किंग को गहराई से प्रणाम किया। पिताजी और गुरुजी, अगर शुरुआती दिनों में गुरुजी का संरक्षण न होता तो आज माताजी और मैं आपको देखने के लिए यहाँ न होते। वेई जियान ने अपने पिता को केवल लू किंग को धन्यवाद देते हुए देखकर उन्हें याद दिलाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके गुरु को उपेक्षित महसूस न हो। गुरुजी, वेई शिंगे अचंभित रह गया। जी हाँ, पहाड़ों में उन दुष्टों से छिपते समय मैंने एर को गुरु माँ को अपना गुरु स्वीकार करने के लिए राजी किया था। गुरु माँ ही थे जिन्होंने उठकर हमें शहर से गुप्त मार्ग से बाहर निकाला, जिससे हम अपनी जान बचाकर भाग सके। श्रीमती वेई ने सिर हिलाया। ये सुनकर वेई शिंगे को कोई संदेह नहीं रहा और उसने मागो को प्रणाम करते हुए कहा, धन्यवाद गुरु माँ, हमें बचाने के लिए आपने अपनी जान जोखिम में डाली। मागो, वेई परिवार के मुखिया के औपचारिक हावभाव से अभिभूत हो गया और बार बार हाथ हिलाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं,
कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस सिल्वर मून गार्ड्स के आदेशों का पालन कर रहा था, मैंने कुछ खास नहीं किया। सिल्वर मून गार्ड्स ने ही अपनी जान कुर्बान की जिससे हमें भागने का मौका मिला। गुरुजी, क्या पैंग गार्ड और बाकी लोग लौट आए? श्रीमती वेई ने वही सवाल पूछा जो उनके मन में था। नहीं, वेई शिंगे ने सिर हिलाकर कहा। श्रीमती वेई का चेहरा उतर गया, ये जानते हुए कि सिल्वर मून गार्ड्स की टुकड़ी का अंत निश्चित था। मालिक, पैंग गार्ड और अन्य लोगों की कृपा से हम और एयर सुरक्षित लौट आए। कृपया उनके परिवारों के साथ अच्छा व्यवहार करें, श्रीमती वेई ने विनती की। निश्चित रूप से इस घटना ने हमें सबक सिखाया है। वफादार रहने वाले प्रत्येक रक्षक और सेवक को भरपूर इनाम मिलेगा, वेई शिंगे ने गंभीरता से कहा। ये शब्द न केवल उनकी पत्नी के लिए थे बल्कि वहां मौजूद सभी सिल्वर मून गार्ड्स के लिए भी थे। जैसा कि उम्मीद थी, मुखिया के वादे को सुनकर हालांकि सिल्वर मून गार्ड्स के चेहरे पर तनाव बना रहा, लेकिन उनकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। ठीक है, चलिए हवेली में चलते हैं। मेहमानों को बाहर इंतजार कराना शिष्टाचार के विरुद्ध है, वेई शानहाई ने कहा। श्रीमती वेई आगे बढ़ी और शियाओ यान का हाथ पकड़कर बोली, शियाओ यान, क्या तुम चाची के साथ अंदर आना चाहोगी? वेई हवेली के भव्य द्वारों को लेकर पहले से ही उत्सुक शियाओ यान ने अनुमति के लिए अपने भाई की ओर देखा। अनुमति मिलने पर उसने उत्साहपूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है टिल्डा। लू किंग ने बैलगाड़ी की लगाम वेई हवेली के एक नौकर को सौंपते हुए कहा, बूढ़े साहब, इस बैल ने हमें काउंटी तक लाने में बहुत मेहनत की है, कृपया इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, बूढ़े नौकर ने तुरंत जवाब दिया, महल का खाना सबसे बढ़िया है, निश्चिंत रहिए शियालांगजुन। हवेली के अंदर पहुंचने के बाद विशिष्ट अतिथियों के लिए आरक्षित आंगन में जब बाकी सभी लोग चले गए तब बूढ़े डॉक्टर ने आखिरकार अपनी टोपी उतारी। डॉक्टर चेन, सच में आप ही हैं? मुख्य प्रबंधक ने आश्चर्य से कहा। चीफ स्टीवर्ड, हमसे बिछड़े हुए काफी समय हो गया है, बूढ़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरुजी, पूर्वज, ये डॉक्टर चेन हैं जिन्होंने पिछली बार युवा स्वामी का इलाज किया था, और ये उनके शिष्य लू किंग हैं। मुख्य प्रबंधक ने मुखिया को समझाया, जो असमंजस में दिख रहा था। तब वेई शिंगे को इन दोनों का हवेली से संबंध समझ में आया, लेकिन उनका दिल और भी ज्यादा हिल गया था। पिछली जानकारी के अनुसार बूढ़ा डॉक्टर केवल आंतरिक अंगों के क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट था और लू किंग केवल एक प्रतिभाशाली टेंडन और बोन क्षेत्र का युवक था। लेकिन अब उनके सामने एक ऐसा गुरु खड़ा था जो वांग कांगई को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था, और एक ऐसा शिष्य था जो टेंडन्स एंड बोन्स क्षेत्र का एक युवक होते हुए भी आंतरिक अंगों के क्षेत्र के एक ग्रैंडमास्टर को हरा सकता था। अंतर बहुत अधिक था। पता चला कि ये डॉक्टर चेन और उनके आदरणीय शिष्य हैं। मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ। वेई शिंगे ने अपने भीतर के उथल पुथल को दबाते हुए उन्हें फिर से धन्यवाद दिया। हम तो बस डॉक्टर होने के नाते अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मास्टर वेई, बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा। कुछ और औपचारिकताओं के बाद श्रीमती वेई ने बोलने का अवसर पाकर कहा, पूर्वज जी, डॉक्टर चेन इस बार मुख्य रूप से आपके हृदय में लगे तलवार के घाव का इलाज करने के लिए इस काउंटी में आए हैं। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तुम्हें मेरे दिल में लगे तलवार के घाव के बारे में कैसे पता चला? वेई शानहाई चौंक गया। उसके हृदय में लगा तलवार का घाव, आंतरिक अंगों के विशेषज्ञ भी उसे नहीं देख पाए। महल में केवल वेई शिंगे और मुख्य प्रबंधक ही इसके बारे में जानते थे। दूर पहाड़ी इलाके में बसे एक ग्रामीण गांव में रहने वाले बूढ़े डॉक्टर और उनके शिष्य को ये बात कैसे पता चली? हमें झियू ने ही सूचना दी थी, बूढ़े डॉक्टर ने समझाया। झियू कुछ दिन पहले जियूली गांव आया था और उसी से मुझे मास्टर वेई की गंभीर चोट के बारे में पता चला। तो झियू ही गुपचुप तरीके से हमारी मदद कर रही थी। वेई शानहाई को अचानक बात समझ आ गई। अगर वह वही व्यक्ति था तो ये समझ में आता है कि वह अपनी चोट के बावजूद देख सकता था। आखिरकार तियानजी टावर के लोग हमेशा रहस्यमय थे और उनके पास ऐसी क्षमताएं थीं जो साधारण मार्शल आर्टिस्ट के पास नहीं होती थीं। मास्टर वेई, मुझे चिकित्सा का कुछ ज्ञान है, क्या आप मुझे अपने घाव का इलाज करने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आभारी रहूंगा, वेई शानहाई ने खुशी से कहा। वह अपनी चोट से परेशान था। तलवार की ऊर्जा को हटाए बिना वह ज्यादा से ज्यादा 1 और साल ही जीवित रह पाएगा। एक पूर्व दिव्य प्राणी होने के नाते उनकी सैद्धांतिक जीवन अवधि 300 वर्ष थी। 100 साल से कुछ अधिक जीने के बाद वह इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। हालांकि अपने हृदय से तलवार की ऊर्जा को निकालने के लिए उसे किसी अन्य भरोसेमंद पूर्व देवता की मदद की आवश्यकता थी। लेकिन कैंग काउंटी के इस दूरस्थ स्थान में वह कम समय में एक भरोसेमंद पूर्व देवता को कहां से प्राप्त कर सकता था? वेई शानहाई को लगता था कि उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसे बूढ़े डॉक्टर पर भरोसा था। वह बुजुर्ग डॉक्टर न केवल कांग काउंटी में एक प्रसिद्ध और दयालु डॉक्टर थे, बल्कि उन्होंने वांग कांगई को भगाकर एक नाजुक क्षण में वेई परिवार की रक्षा भी की थी। बूढ़ा डॉक्टर इलाज को लेकर गंभीर था। वेई शानहाई की सहमति देखकर उसने तुरंत यथाशीघ्र चोट का इलाज करने का प्रस्ताव रखा। शुरू में वेई शानहाई विनम्रता दिखाना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि भोजन किए बिना ही किसी मेहमान से उसके आने के तुरंत बाद उसकी चोट का इलाज करने के लिए कहना अनुचित होगा। लेकिन बूढ़े डॉक्टर के आग्रह को देखकर और जल्दी ठीक होने की इच्छा से वह सहमत हो गया। उन्होंने इलाज के लिए एक शांत कमरा चुना। शियाओ यान, आंटी तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाना खिलाने ले जाएंगी, ठीक है? ये देखकर कि सभी लोग गंभीर मामलों में व्यस्त थे, श्रीमती वेई ने धीरे से शियाओ यान का हाथ पकड़ते हुए उनसे पूछा। शियाओ यान की आंखें चमक उठीं और उसने अपने भाई की ओर देखा। लू किंग, जिसे अपने गुरु की मदद करने की भी जरूरत थी, हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है,
लेकिन शरारत मत करना और श्रीमती वेई के लिए परेशानी खड़ी मत करना। मैं नहीं करूंगा, शियाओ यान अच्छी रहेगी। शियाओ यान ने गंभीरता से सिर हिलाया। और शियाओ ली को भी साथ ले जाओ। लू किंग ने अपनी बांस की टोकरी से एक छोटी सी काली आकृति निकाली और उसे शियाओ यान की बाहों में रख दिया। टोकरी में छिपा हुआ व्यक्ति शियाओ ली था। क्योंकि पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ शियाओ ली की अदृश्यता को आसानी से देख सकते थे, इसलिए लू किंग ने शियाओ ली को इस बार घनी तरह से भरी हुई बांस की टोकरी में छिपने का निर्देश दिया था। खगोलीय पूर्व के विशेषज्ञ हालांकि पारखी थे, लेकिन वे वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते थे। बांस की टोकरी में छिपकर जियाओ ली कम ध्यान आकर्षित कर पा रही थी। जियो ली। शियाओ यान ने खुशी से शियाओ ली को गले लगा लिया। पिछले कुछ दिनों से वह शियाओ ली के साथ खेल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे छिपाकर रखना जरूरी था। अब उसे दोबारा देखकर वह बहुत खुश हुई। आह टिल्डा, शियाओ ली ने प्यार से शियाओ यान के चेहरे को सहलाया। यह क्या है? श्रीमती वेई शियाओ ली को देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। वेई जियान की आंखें चौड़ी हो गईं। ये शियाओ ली है, शियाओ यान की साथी। श्रीमती वेई, कृपया इसके लिए भी कुछ खाना तैयार कर दीजिए। इसे ताजी मछली पसंद है, लू किंग ने समझाया। जियो ली। श्रीमती वेई विचारमग्न प्रतीत हो रही थीं। उसे याद आया कि लू किंग ने पहले शक्तिशाली शत्रु का सामना करने जाते समय क्या कहा था। शियाओ ली के बारे में उसका नजरिया बदल गया। अगर लू किंग ने ऐसी बातें कही थीं तो ये काला जानवर निश्चित रूप से उतना हानिरहित नहीं था जितना वह दिखता था। शियाओ यान की बाहों में शियाओ ली को देखकर मागो और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने हमेशा लू किंग के बगल में मौजूद रहस्यमय प्राणी को किसी भयानक चीज के रूप में ही कल्पना की थी। अब जियाओ ली को देखकर यह मानना मुश्किल था कि वह प्राणी इतने भयानक कृत्य करने में सक्षम हो सकता है। कितना अजीब जानवर है। श्रीमती वेई को शियाओ यान को पिछले आंगन में ले जाते हुए देखकर वेई शानहाई प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। एक पूर्व दिव्य प्राणी होने के नाते उसने जियाओ ली की विलक्षण आभा को भलीभांति महसूस किया। ये सचमुच अनोखा है। लू किंग को ये पहाड़ों में मिला और उसने इसे गोद ले लिया। ये काफी बुद्धिमान है, बूढ़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका शिष्य है। सचमुच सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसा रहस्यमय प्राणी है। वे चलते चलते बातें करते गए और जल्द ही एक शांत कमरे में पहुंच गए। डॉक्टर की सहायक होने के नाते लू किंग स्वाभाविक रूप से पीछे रह गई और परिवार के मुखिया के रूप में वेई शिंगे भी मदद करना चाहता था, इसलिए वे शांत कमरे में ही रहे। मास्टर वेई, मुझे आपके हृदय की चोट की सीमा की जांच करनी होगी, बूढ़े डॉक्टर ने पालथी मारकर बैठते हुए कहा। बेझिझक जांच करें, वेई शानहाई ने शांत भाव से कहा और अपनी रक्षात्मक वास्तविक ऊर्जा को वापस खींच लिया। वृद्ध चिकित्सक ने हल्के से सिर हिलाया और अपना हाथ वेई शानहाई की छाती पर रख दिया। जल से युक्त कोमल दिव्य ऊर्जा की एक धारा धीरे से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ये कदम बेहद खतरनाक था। वेई शानहाई पूरी तरह से निहत्था था और अगर बूढ़े डॉक्टर के मन में कोई बुरी मंशा होती तो वह आसानी से उसके दिल को नष्ट कर सकता था। अगर वह बूढ़ा डॉक्टर न होता तो वेई शानहाई इस तरह अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत न करता। जब बूढ़ा डॉक्टर वेई शानहाई की चोट का निदान कर रहा था तब लू किंग ने अपनी क्षमताओं को सक्रिय करते हुए वेई शानहाई की स्थिति पर नजर रखी। उनकी दृष्टि में वेई शानहाई के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकली। वेई शानहाई, वेई परिवार के पूर्वज, सीधे सादे और उदार, अपने परिवार की बहुत परवाह करते थे। साधना, प्रारंभिक पूर्व दिव्य अवस्था का शिखर, अग्नि प्रवण पूर्व दिव्य वास्तविक ची। कई गुप्त तकनीकों का ज्ञाता है, विशेष रूप से कृपाण तकनीकों में निपुण है। एक खजाने से सिल्वर मून फॉर्मेशन को समझकर परिवार को पुनर्जीवित किया। वांग कांगई के साथ यात्रा करता था, लेकिन व्यक्तित्व में मतभेद और खजानों के असमान वितरण के कारण संबंध टूट गए। वांग कांगई द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। दिव्य तलवार की ऊर्जा से घायल, हृदय में गंभीर चोट आई। लू किंग ने मन ही मन सिर हिलाया। वस्त्रधारी युवक ने झूठ नहीं बोला था। वेई शानहाई के दिल में वाकई गंभीर चोट आई थी। बूढ़े डॉक्टर को निदान करने में ज्यादा समय नहीं लगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी वास्तविक ऊर्जा वापस ले ली। डॉक्टर साहब, क्या मेरी चोट का इलाज हो सकता है? वेई शानहाई ने पूछा। वेई शिंगे ने भी चिंता व्यक्त की। बूढ़े डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इलाज मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा दर्दनाक होगा। मास्टर वेई, आपको इसे सहन करना होगा। हाँ, मैं 100 साल से ज्यादा जी चुका हूँ और मैंने हर तरह की चीजें देखी हैं। मेरे शरीर पर तलवार भी चल जाए तो भी मैं नहीं हिचकूंगा। कृपया इलाज शुरू कीजिए, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। वेई शानहाई खबर सुनकर खुशी से खिलखिला उठा और जोर से हंस पड़ा। तो फिर मैं नरमी नहीं बरतूंगा, बूढ़े डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। लू किंग, तुम सुइयां लगाओगी। मुझे मास्टर वेई के दिल की रक्षा के लिए अपनी असली ऊर्जा का इस्तेमाल करना है और मेरे पास समय नहीं है। मास्टर वेई, कृपया अपनी कमीज उतार दें। हाँ मास्टर। लू किंग ने सुई की थैली निकाली। वेई शानहाई ने अपनी कमीज उतारी, जिससे उसकी छाती पर तलवार का एक भयानक निशान दिखाई दिया। वेई शिंगे की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें पता था कि उनके पूर्वज घायल हो गए थे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि घाव इतना गंभीर था। तलवार के निशान को देखकर यह स्पष्ट था कि उस समय पूर्वज मृत्यु के कगार पर थे। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वांग कांगई से बचने के लिए पूर्वज ने कितना दर्द सहा होगा। वांग कांगई और उसके सहयोगियों के प्रति उसकी नफरत और गहरी हो गई। लू किंग, जब मैं कहूं तब चुभन शुरू कर देना, बूढ़े डॉक्टर ने वेई शानहाई की छाती पर हाथ रखते हुए कहा।
समझ गया, लू किंग ने गंभीरता से उत्तर दिया। शेनमैन, निगुआन, तानजोंग। बूढ़े डॉक्टर ने एक्यू पॉइंट्स का पाठ किया और लू किंग के हाथ तेजी से चले और उसने चांदी की सुइयों को सटीकता से अंदर डाला। प्रत्येक सुई के साथ वेई शानहाई ने अपने हृदय में तलवार की ऊर्जा को हलचल मचाते हुए महसूस किया, जो एकत्रित होकर उमड़ने के लिए मजबूर हो रही थी, जिससे उसका हृदय असहज महसूस कर रहा था। इस क्षण एक कोमल और शीतल सच्ची ऊर्जा ने उसके हृदय को घेर लिया, जिससे उसे सुकून की लहर महसूस हुई। जैसे ही लू किंग ने आखिरी सुई डाली, तलवार की ऊर्जा, जो पहले हृदय से जुड़ी हुई थी, बाहर निकलकर एक गेंद के रूप में एकत्रित हो गई। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire.net वेबसाइट खोजें, लेकिन अपनी चरम शक्ति पर एकत्रित पूर्व दिव्य तलवार की ऊर्जा उसके हृदय को फाड़ देने की धमकी दे रही थी। इस नाजुक क्षण में उसके हृदय की रक्षा करने वाली कोमल सच्ची ऊर्जा अचानक प्रवाहित हुई और अत्यधिक चिपचिपी हो गई। इसने पूर्व दिव्य तलवार की ऊर्जा को पूरी तरह से घेर लिया और उसे बलपूर्वक बाहर खींच लिया। वेई शानहाई को अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उसे अपार राहत मिली। अध्याय 143। वृद्ध चिकित्सक द्वारा वेई शानहाई की हृदय नलिका से तलवार ऊर्जा निकालने के बाद लू किंग और वेई शिंघी ने एक विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि गाय के बालों की तरह पतले सफेद रंग की तलवार ऊर्जा का एक गुच्छा वृद्ध चिकित्सक की उंगली पर एक अदृश्य अवरोध से घिरा हुआ था, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन असफल रहा। जल्द ही वृद्ध चिकित्सक ने अपनी वास्तविक ऊर्जा से उसे नष्ट कर दिया और वह हवा में गायब हो गई। तलवार ऊर्जा को नष्ट करने के बाद वृद्ध चिकित्सक ने कहा, हो गया। वृद्ध वेई, मैंने आपकी हृदय नलिका से तलवार ऊर्जा को पूरी तरह से निकाल दिया है। क्या यह वाकई इतना आसान है? वेई शानहाई दंग रह गया। उसने इलाज के दौरान बूढ़े डॉक्टर द्वारा बताए गए दर्द के लिए खुद को तैयार कर लिया था, फिर भी यह इतनी आसानी से कैसे खत्म हो गया? उसने तुरंत अपनी वास्तविक ऊर्जा का संचार किया और कोई रुकावट नहीं पाई, जिससे उसे पूरी तरह से राहत मिली और वह बाहरी ऊर्जा से मुक्त हो गया। अत्यधिक प्रसन्न होकर उसने कहा, बूढ़े डॉक्टर की चिकित्सा कुशलता वाकई असाधारण है। मैं दंग हूँ। तलवार से लगी वह चोट, जिसने उसे इतने लंबे समय तक परेशान किया था और जिसे कभी उसकी मृत्यु का कारण माना जा रहा था, इतनी सहजता से ठीक हो गई, जिससे वेई शानहाई आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों रह गया। जिस व्यक्ति ने आपको घायल किया है, उसने वाकई तलवार चलाने की एक अद्भुत तकनीक में महारत हासिल कर ली है। तलवार की ऊर्जा ने आपकी जीवन शक्ति को सोखकर खुद को बनाए रखा और आपके हृदय की ऊर्जा में विलीन हो गई, जिससे इसे निकालना मुश्किल हो गया। हालांकि अंततः ये जड़विहीन थी। चांदी की सुई का उपयोग करके आपके स्पर्श बिंदुओं को अस्थायी रूप से सील करने और इसके वास्तविक रूप को उजागर करने से इसे जड़ से उखाड़ना बहुत मुश्किल नहीं था, बूढ़े डॉक्टर ने समझाया। वेई शानहाई ने सिर हिलाया और वांग कांगई की तलवारबाजी की तकनीक को याद किया। हालांकि वह अपने पूर्व मित्र से नाराज था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वांग कांगई की तलवारबाजी असाधारण थी, एक ऐसे परिष्कृत स्तर तक पहुंच गई थी जहां तलवार की ऊर्जा उसकी उंगलियों के चारों ओर सहजता से प्रवाहित होती थी। वृद्ध चिकित्सक, क्या इसका मतलब ये है कि अब मेरे पूर्वज की चोट ठीक हो गई है? वेई शिंघी ने पूछा। तलवार की ऊर्जा निकल जाने से हृदय की नसें अवरुद्ध नहीं है। जहाँ तक अन्य बाहरी चोटों की बात है, उनका इलाज आसान है। गोल्डन हीलिंग ऑइंटमेंट लगाएं और मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताऊंगा जिन्हें नियमित रूप से लेना है। कुछ आराम करने से ओल्ड वेई जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बूढ़े डॉक्टर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उत्तर दिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, वेई शिंघी ने खुशी से कहा। बीमारों का इलाज करना डॉक्टरों के रूप में हमारा कर्तव्य है। इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बूढ़े डॉक्टर ने जवाब दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे सभी एक साथ उस शांत कमरे से बाहर निकल गए। बाहर वेई परिवार का मुखिया इंतजार कर रहा था। सबको बाहर आते देख और बूढ़े पूर्वज को काफी बेहतर हालत में देखकर वह समझ गया कि इलाज सफल रहा है। उसने आदरपूर्वक उनके पास जाकर कहा, स्वामी जी, बूढ़े पूर्वज जी, भोज तैयार है। अच्छा, वेई शानहाई ने सिर हिलाया, फिर बूढ़े डॉक्टर की ओर मुड़कर कहा, लंबी यात्रा से आप थक गए होंगे। हमने हवेली में कुछ खाना और शराब तैयार रखी है, कृपया हमारे साथ आकर तरोताजा हो जाइए। बहुत अच्छा, बूढ़े डॉक्टर ने सहमति जताई। जब वे भोज कक्ष की ओर जा रहे थे तो उन्होंने श्रीमती वेई को शियाओ यान के साथ आते देखा, जिसने शियाओ ली को गोद में लिया हुआ था। भाई, दादाजी चेन। लू किंग और बूढ़े डॉक्टर को देखकर शियाओ यान खुशी से चिल्लाई, क्या तुमने मैडम को परेशान किया है? लू किंग ने अपना सिर सहलाते हुए पूछा। नहीं नहीं, श्रीमती वेई ने तुरंत जवाब दिया, शियाओ यान बहुत अच्छी रही है, मैं बस उसे नाश्ता कराने ले गई थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novel_fire.net वेबसाइट खोजें। हाँ भाई, शियाओ यान ने बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता किया और शियाओ ली ने खूब सारी मछली खाई। छोटी लड़की ने शेखी बघारी। मैं समझ सकता हूँ, लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, जब उसने शियाओ यान की बाहों में दुबके उस नन्हे जानवर के गोल मटोल पेट को देखा जो हिलने को तैयार नहीं था। शियाओ ली ने इन दिनों कम खाना खाया था ताकि वह लोगों की नजरों से दूर रहे, इसलिए उसने इस बार उसे पेट भर खाने दिया। हॉल के अंदर सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए और नौकरों ने व्यंजन परोसना शुरू कर दिया। लू किंग कुलीन परिवारों की भव्य जीवनशैली देखकर चकित रह गया। हालांकि भोज में केवल 7-8 लोग ही थे, फिर भी दर्जनों तरह के व्यंजन परोसे गए, जिनमें से कई को वह पहचान नहीं पाया। डॉक्टर चेन, लू शियालांगजुन, मास्टर मा, आपकी नेक मदद से ही हमारा वेई परिवार विनाश से बच पाया।
ये टोस्ट आप सबके लिए है। भोजन और शराब परोसे जाने के बाद वेई शानहाई ने अपना प्याला उठाया। टोस्ट के बाद सबने खाना शुरू कर दिया। खाने के शौकीन लू किंग कई ऐसे व्यंजन देखकर बहुत खुश हुए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने सबसे पहले शियाओ यान को कुछ व्यंजन दिए, फिर एक एक करके चखने लगे। कुछ व्यंजन चखने के बाद वे हर व्यंजन के स्वाद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आह भरी। जब लू किंग अपने भोजन का आनंद ले रहा था, तभी उसने वेई जियान को बुदबुदाते हुए सुना, माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर का खाना लू शियाडाइफू के बनाए खाने जितना स्वादिष्ट नहीं है। बकवास मत करो, वरना पिताजी तुम्हें डांटेंगे, श्रीमती वेई ने धीरे से कहा। उन्हें ये भी लगा कि परिवार के व्यंजन लू किंग द्वारा कल बनाए गए व्यंजनों की तुलना में कम स्वादिष्ट थे। वेई जियान को लगा कि उसने फुसफुसाकर बात की थी, लेकिन वह भूल गया था कि मेज पर कौन कौन बैठा था। सभी ने उसकी बात सुन ली थी। ओह, लू शियालांगजुन खाना बना सकता है। अगर जियान और निंगयान को यह इतना पसंद है तो ये बहुत स्वादिष्ट होगा, वेई शानहाई ने चिढ़ाते हुए कहा, जिससे श्रीमती वेई शर्मा गईं। बस कुछ घर के बने व्यंजन थे, जिनका जिक्र करने लायक कुछ खास नहीं। मैडम और बाकी लोगों ने इन्हें पहले कभी नहीं चखा था, इसलिए उन्हें ये ताजे लगे। लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वे खाते पीते और बातें करते रहे। माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण था। मागो को भी नजरअंदाज नहीं किया गया और वेई शिंगे ने कई बार उनका अभिवादन करते हुए वादा किया कि वे वेई जियान के लिए एक औपचारिक दीक्षांत समारोह आयोजित करेंगे ताकि वह आधिकारिक तौर पर उनके शिष्य बन सकें, जिससे मागो प्रसन्न हुए। कई दौर के पेय पदार्थों के बाद जब लगभग सभी का भोजन समाप्त हो चुका था, वेई शानहाई ने कहा, डॉक्टर चेन, इस बार वांग कांगई अपने शिष्यों को हमारे वेई परिवार पर हमला करने के लिए लेकर आया है। मुझे लगता है कि आप कारण जानते हैं, है ना? इस मामले का अचानक जिक्र होने पर बूढ़ा डॉक्टर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी कि यह किसी खजाने के लिए था। यह कोई रहस्य नहीं था। जब वांग कांगई के शिष्य ने वेई परिवार पर दबाव डाला था तो उसकी बात पूरे शहर ने सुन ली थी। जी हाँ, वह हमारे परिवार के खजाने के लिए आया था। जब मैं युवा और अनुभवहीन था, तब मैं वांग कांगई के साथ दुनिया भर में घूमता था और हम एक दूसरे को भाई कहते थे। वह खजाना हमें अपनी यात्राओं के दौरान एक रहस्यमय स्थान से मिला था, वेई शानहाई ने बताया। बाद में हमारे बीच कुछ विवाद हुए और खजाने को बांटने के बाद हम अलग हो गए और हमने सारे संबंध पूरी तरह से तोड़ दिए। बूढ़े डॉक्टर को इन विवरणों की जानकारी नहीं थी और वे केवल इतना ही कह सके, कितनी अफसोस की बात है। दया करने की कोई बात नहीं है, वेई शानहाई ने शांत भाव से कहा। ऐसे नीच व्यक्ति के साथ मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि मैंने उसकी असलियत पहले क्यों नहीं पहचानी और उससे संबंध क्यों नहीं तोड़े। ऐसा करने से मेरा परिवार आज की इस विपत्ति से बच जाता। बूढ़ा डॉक्टर चुप रहा, क्योंकि उसे अतीत की खास बातों की जानकारी नहीं थी और इसलिए वह टिप्पणी करने में असमर्थ था। हाँ, डॉक्टर चेन, मैंने यह बात आपकी राय जानने के लिए नहीं उठाई थी, वेई शानहाई ने बूढ़े डॉक्टर के विचारों को समझते हुए हंसते हुए कहा। मैं आपको भोज के बाद उस खजाने को देखने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। ये सुनकर बूढ़ा डॉक्टर स्तब्ध रह गया। अध्याय 144 खजानों का अवलोकन करना। बूढ़े डॉक्टर चेन बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें वेई शानहाई से इस तरह के निमंत्रण की उम्मीद नहीं थी। वास्तव में मुझे जो खजाना प्राप्त हुआ है उसमें एक विशेष सार तत्व है जो मन को शुद्ध कर सकता है और आत्मा को प्रबुद्ध करने में चमत्कारी प्रभाव डालता है। यह मार्शल आर्टिस्टों के अभ्यास के लिए अत्यंत लाभकारी है, विशेष रूप से पूर्व दिव्य मार्शल आर्टिस्टों के लिए। पहला अवलोकन अत्यंत प्रभावी है और भविष्य में आपकी साधना में कुछ सहायता प्रदान कर सकता है, वेई शानहाई ने समझाया। लेकिन ये तो आखिरकार आपके वेई परिवार का खजाना है। एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए यह अनुचित लगता है। वृद्ध डॉक्टर चेन को खजानों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने वेई परिवार की मदद ईमानदारी से की थी, न कि किसी लाभ के लिए। ये सच नहीं है डॉक्टर चेन की हमारे वेई परिवार के प्रति दिखाई गई दयालुता हमारे लिए पुनर्जन्म के समान है। हमारे वेई परिवार के पास आपको धन्यवाद देने के लिए कोई कीमती वस्तु नहीं है। केवल इस अनमोल वस्तु का अनूठा सार ही आपके प्रति थोड़ी कृतज्ञता व्यक्त करने का एकमात्र तरीका है, वेई शानहाई ने गंभीरता से कहा। अंततः वेई शानहाई के हार्दिक निमंत्रण पर वृद्ध डॉक्टर चेन ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और भोज के बाद खजाने का निरीक्षण करने का फैसला किया ताकि उसकी रहस्यमय प्रकृति को समझा जा सके। हालांकि उसकी एक शर्त थी, वह लू किंग और मागो को भी साथ लाना चाहता था। वेई शानहाई को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह पहले से ही जानता था कि लू किंग और मागो की बदौलत ही श्रीमती वेई और उनका बेटा सुरक्षित वापस लौट सके। भोज के बाद बूढ़े डॉक्टर चेन और अन्य लोगों ने थोड़ी देर आराम किया और फिर वेई शानहाई के पीछे पीछे पिछले आंगन में चले गए। अंततः वे वेई हवेली के केंद्र में स्थित एक ऊंचे टावर पर पहुंचे। डॉक्टर चेन, कृपया। टावर के अंदर वेई शानहाई ने एक छिपा हुआ दरवाजा खोला और एक सूखी सांस बाहर निकली। तुम्हारे महल का खजाना जमीन के नीचे छिपा है। बूढ़े डॉक्टर चेन ने छिपे हुए दरवाजे से जमीन के नीचे तक फैली सीढ़ियों को देखा और उत्सुकता से पूछा। लू किंग चुपके से सतर्क रहा और छिपे हुए दरवाजे की ओर देखने की अपनी क्षमता को सक्रिय कर लिया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल f-aya.net वेबसाइट खोजें। उसने छिपे हुए दरवाजे से एक तेज लाल रोशनी निकलते हुए देखी। छिपा हुआ द्वार, एक पोर्टल जो एक विचित्र भूमिगत स्थान की ओर ले जाता है। दरवाजे के पीछे एक अलग ही दुनिया है, जिसमें मानो कोई खजाना छिपा हुआ है।
इसमें सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान में निष्क्रिय हैं। छिपे हुए दरवाजे पर दी गई जानकारी को देखकर लू किंग को थोड़ी राहत मिली। ये वास्तव में वही स्थान था जहां वेई परिवार ने खजाने छिपा रखे थे और वेई शानहाई उन्हें धोखा नहीं दे रहा था। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ये समझ में आता है। आखिर महत्वपूर्ण खजानों को रखने वाली जगह की सुरक्षा क्यों नहीं की जाएगी? बेशक लू किंग ने अपनी सतर्कता पूरी तरह से कम नहीं की। ऐसा नहीं था कि उसे शक था, लेकिन आवश्यक सावधानी बरतना हमेशा उचित होता है। जब छिपा हुआ दरवाजा खुला तो वेई शानहाई अंदर जाने का रास्ता दिखाने लगा। उन्हें इस बात का एहसास था कि इस तरह के मार्ग में दूसरों को आमंत्रित करने से आसानी से संदेह पैदा हो सकता है, इसलिए वह सबसे आगे आगे चल रहा था, जिससे वेई शिंगे और लू किंग साथ साथ चल सकें। ये दर्शाता है कि वेई परिवार का कोई हानिकारक इरादा नहीं था। आखिरकार बूढ़े डॉक्टर चेन की ताकत के साथ अगर कुछ भी अप्रत्याशित होता है तो वेई शिंगे को पकड़ना पल भर का काम होगा। समूह तेल के दियों से रोशन गलियारे से नीचे चला गया, इसलिए वहां अंधेरा नहीं था। जैसे जैसे वे चलते गए, लू किंग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि मार्ग गर्म होता जा रहा है और हवा में मौजूद मौलिक ऊर्जा सघन होती जा रही है। हालांकि उसने आत्मशक्ति का विकास किया था, लेकिन उसके चीख छिद्र खुले नहीं थे और वह मौजूद मौलिक ऊर्जा के प्रकार को पहचान नहीं सकता था। वृद्ध डॉक्टर चेन ने प्रशंसा करते हुए कहा, इतनी सघन अग्नि तत्व ऊर्जा, मुझे इस काउंटी के नीचे ऐसी जगह होने की उम्मीद नहीं थी। आपके महल की नींव वाकई बहुत गहरी है। अब उसे समझ आ गया था कि वेई शानहाई अग्नि तत्व की सच्ची ऊर्जा का अभ्यास क्यों करता था। अग्नि तत्व की ऊर्जा से भरपूर ऐसे स्थान पर अग्नि तत्व की तकनीकों का अभ्यास करना दोगुना प्रभावी होगा। सच कहूं तो इस जगह का निर्माण हमारे वेई परिवार ने नहीं किया था। यह एक अनोखी जगह है जिसे हमारे पूर्वजों ने खोजा था और यह अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में है। हम बस उनकी विरासत से लाभान्वित हो रहे हैं। वेई शानहाई ने विनम्रतापूर्वक कहा। बातचीत करते करते अचानक उन्होंने देखा कि सीढ़ियां नीचे की ओर नहीं जा रही थीं, बल्कि समतल हो गई थीं। कुछ और कदम चलने के बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल गुफा प्रकट हुई। गुफा की दीवारें हल्के लाल रंग की थीं, जो पत्थर और जैद के मिश्रण जैसी दिख रही थीं, और उन पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। गुफा के केंद्र में एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर आधा मानव आकार का विशालकाय हल्के लाल रंग का कड़ाहा रखा था, जिससे अजीब सी आभा निकल रही थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बूढ़े डॉक्टर चेन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। विशेषकर मागो, जिसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, वह तो मुंह खुला रखकर खड़ा रह गया। गुफा की परिचित बनावट को देखकर केवल लू किंग को ही दिल में एक झटका सा महसूस हुआ। उसने गुफा की दीवारों पर खुदे हुए प्रतीकों को एक नज़र में पहचान लिया। वे अग्नि तत्व से संबंधित प्रतीकों की एक श्रृंखला बना रहे थे और सरणी निर्माण विधि से वह बहुत अच्छी तरह परिचित था। क्या इस गुफा का संबंध डिवाइन रून सेप्ट से हो सकता है? लू किंग के मन में एक विचार कौंध गया। बूढ़े वेई, क्या ये कड़ाही? सामने का दृश्य देखकर बूढ़े डॉक्टर चेन ने पूछा। सचमुच, ये हल्के लाल रंग का कड़ाहा उन खजानों में से एक है जिन्हें वान कांगई और मैंने वर्षों पहले एक चमत्कारी स्थान पर खोजा था, और यह उन सभी में सबसे कीमती है। वेई शानहाई ने सिर हिलाते हुए कहा, वान कांगई ने इसे प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये कड़ाही तो असाधारण दिखती है। वान कांगई ने तुम्हें इसे ले जाने की अनुमति कैसे दी? मागो ने हैरानी से पूछा। लू किंग भी उतनी ही असमंजस में थी। इसके अलावा वह कड़ाही इतनी विशाल और बेहद भारी लग रही थी, जिसका वजन कम से कम 10,000 पाउंड था। वेई शानहाई इसे वापस कैसे लेकर आया? रास्ते में अनगिनत लोग होंगे जो इसे पाने की लालसा रखेंगे। यह एक अजीब कहानी है। जब वान कांगई और मैंने इसे खोजा तो कड़ाही केवल अंगूठे के आकार की थी, जंग लगी हुई और महत्वहीन थी। हम दोनों ने सोचा कि यह महज एक मामूली सी चीज है, वरना वान कांगई के कंजूस स्वभाव को देखते हुए वह मुझे इसे कैसे लेने देता? अंगूठे के आकार का, मागो ने अविश्वास से कहा। उसने पत्थर के चबूतरे पर रखे विशाल कड़ाहे को देखा और उसके मूल स्वरूप की कल्पना करने में असमर्थ था। यहाँ तक कि लू किंग और बूढ़े डॉक्टर चेन भी हैरान रह गए। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। कड़ाही प्राप्त करने के बाद मैंने इसे कई वर्षों तक अपने साथ रखा और इसने कभी कोई असामान्य लक्षण नहीं दिखाए। जब मैं वेई हवेली में लौटा, अपनी साधना में एक गतिरोध पर पहुंचा और इस पैतृक भूमिगत कक्ष में प्रशिक्षण शुरू किया और यहाँ की शुद्ध अग्नि तत्व ऊर्जा के संपर्क में आया, तभी इसने अपने रहस्य प्रकट करना शुरू किया। मैंने इसकी असाधारणता को पहचाना, इसे पत्थर के चबूतरे पर रखा और इसे साल दर साल बढ़ते हुए देखा। अंगूठे के आकार से लेकर मुट्ठी के आकार तक, फिर समुद्र के कटोरे जितना बड़ा, पानी के घड़े जितना बड़ा, और अब लगभग 1 सदी बाद यह वैसा बन गया है जैसा आप देख रहे हैं। एक बढ़ता हुआ विशालकाय कड़ाहा। मागो का मुंह एक बार फिर खुला रह गया। वेई शानहाई ने जो कहा वह उसकी समझ से परे था, जिससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। लू किंग भी उतना ही हैरान था। उसने चुपचाप अपनी क्षमता को सक्रिय किया और अपना ध्यान लाल विशालकाय कड़ाही पर केंद्रित किया। अध्याय 145। जब लू किंग ने अपनी क्षमता को सक्रिय किया और बड़े कड़ाहे पर ध्यान केंद्रित किया तो 10 से अधिक सांसों के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। वह निराश नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। आत्मा की शक्ति का अभ्यास करने के बाद से लू किंग की क्षमता भी कुछ हद तक मजबूत हो गई थी। वस्तुओं की जानकारी की जांच करने में लगने वाला समय काफी कम हो गया था। सामान्य तौर पर लाल बत्ती के नीचे मौजूद वस्तुओं के लिए जानकारी का पता लगाने में केवल 1 या 2 सांसें ही लगेंगी। यहाँ तक कि लाल बत्ती वाली वस्तुओं के लिए भी अधिकतम 3 या 4 सांसें ही लगेंगी।
अब इस विशाल कड़ाही को तैयार होने में इतना लंबा समय लगा, जो दर्शाता है कि इसकी कीमतीता उम्मीदों से कहीं अधिक थी। लू किंग ने अपनी निगाहें नहीं हटाईं और कड़ाही को घूरता रहा। वेई शानहाई को इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा, क्योंकि जिसने भी उसकी पिछली बातें सुनी होंगी वह कड़ाही के बारे में बेहद उत्सुक होगा। कुछ और सांसें लेने के बाद लू किंग की दृष्टि में मौजूद कड़ाही आखिरकार बदल गई। कड़ाही से असाधारण क्षमता वाली एक बहुत ही गहरी बैंगनी रोशनी निकली। पाठ की कई पट्टियां तैरती हुई दिखाई दी। बैंगनी रोशनी, लू किंग का दिल कांप उठा। ये ध्यान देने योग्य है कि युहुआ गुफा में दिव्य रून संप्रदाय की विरासत भी केवल बैंगनी रंग की थी। उसने जल्दी से टेक्स्ट स्ट्रिप्स पर नजर डाली। ली हुआ कड़ाही, अग्नि तत्व से युक्त एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति, जिसे महान जादुई शक्तियों वाले एक गुरु द्वारा विभिन्न दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों से बनाया गया है। आध्यात्मिक कलाकृतियों में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का अंश होता है। उनमें आध्यात्मिक पोषण समाहित होता है। वे स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर सकती हैं और विकास कलाकृतियों में परिवर्तित हो सकती हैं, जिन्हें आध्यात्मिक कलाकृतियां कहा जाता है। प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी की रचना है, जो दुर्लभ अवसरों के तहत उत्पन्न होती है, जिसमें विभिन्न अविश्वसनीय उपयोग और शक्तियां होती हैं, जिन्हें प्राप्त करना कठिन है। किंवदंती के अनुसार प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु जन्म के समय केवल निम्नतम श्रेणी की होती है। श्रेणी में आगे बढ़ने के लिए इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित होना और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को आत्मसात करना आवश्यक है। ऐसा लगता है कि इस कड़ाहे के साथ कोई दुर्घटना हुई है, जिससे इसकी आध्यात्मिकता काफी हद तक नष्ट हो गई है और अब ये धीरे धीरे ठीक होने की प्रक्रिया में है। वंशानुक्रम का पता चला। क्या आप इसे डाउनलोड और अनुकरण करना चाहेंगे? कई संदेशों की एक श्रृंखला, जिनमें से प्रत्येक में बहुत सारी जानकारी थी, ने लू किंग को बहुत उत्साहित कर दिया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर aetherofhellfire.net वेबसाइट खोजें। पता चला कि यह कड़ाही वास्तव में एक आध्यात्मिक कलाकृति थी, एक ऐसा दुर्लभ खजाना कि दिव्य रून संप्रदाय की विरासत में भी इसका उल्लेख केवल संक्षेप में किया गया था और इसके निर्माण की कोई विशिष्ट विधि नहीं बताई गई थी। उन्हें यहाँ इसे देखने का अवसर मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये जानकर कि वह कड़ाहा एक आध्यात्मिक कलाकृति थी, लू किंग को अंततः समझ में आ गया कि वह धीरे धीरे बड़ा क्यों हो सकता है। आध्यात्मिक कलाकृतियां स्वर्ग और पृथ्वी की रचनाएं हैं, जो दुर्लभ परिस्थितियों में जन्म लेती हैं, स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिकता से युक्त होती हैं और आकार बदलने की क्षमता इसकी मूलभूत क्षमताओं में से एक है। अज्ञात कारणों से ये कड़ाहा क्षतिग्रस्त हो गया था और इसका आकार घटकर अंगूठे जितना रह गया था। संभवतः ये गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, यहाँ तक कि बाहरी दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत करने की क्षमता खो बैठा था, जिसके कारण इसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई थी और यह निष्क्रिय अवस्था में पड़ा था। इस गुफा में मौजूद प्रतीकों से संघनित शुद्ध अग्नि ऊर्जा के संपर्क में आने के बाद ही इसने धीरे धीरे ठीक होना शुरू किया। बेशक ये तो सिर्फ लू किंग के अनुमान हैं, असली कारण का अभी भी पता लगाना बाकी है। लू किंग ने कड़ाही से तैरती हुई पाठ की आखिरी पट्टी को बिना किसी भाव के देखा। उसने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। अप्रत्याशित रूप से दुनिया में ऐसी जादुई वस्तुएं मौजूद हैं। वास्तव में दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है। बूढ़े डॉक्टर ने कड़ाही की ओर देखा और आह भरी। डॉक्टर चेन, इस कड़ाही पर एक अनोखी आभा है। मैं इसे बाद में सक्रिय करूंगा और हम सब मिलकर इसे समझ सकेंगे। कितना समझा जा सकेगा, ये हर किसी की अपनी समझ और भाग्य पर निर्भर करेगा, वेई शानहाई ने कहा। तो मैं बूढ़े वेई को परेशान करूंगा। उस कड़ाहे की जादुई शक्ति को जानते हुए बूढ़ा डॉक्टर भी बहुत उत्सुक हो गया। वह देखना चाहता था कि उस कड़ाहे में किस प्रकार की गहन आभा है। कृपया सभी लोग तैयार रहें। वेई शानहाई के कहने पर लू किंग और अन्य लोग पत्थर के चबूतरे के चारों ओर पालथी मारकर बैठ गए। वेई शिंगे भी इसका अपवाद नहीं थे। कड़ाही पर मौजूद आभा को किसी भी समय सक्रिय नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः 10 वर्षों के संचय से भी ये केवल एक बार ही सक्रिय हो पाता है। परिवार का मुखिया होने के बावजूद उसने इसे केवल एक बार ही समझा था। इस बार वह लू किंग और अन्य लोगों का भी लाभ उठा रहा था, ताकि वे मिलकर इसे समझ सकें। जब सभी तैयार हो गए और उन्होंने अपने मन को सर्वोत्तम स्थिति में समायोजित कर लिया, तो वेई शानहाई ने दिव्य ऊर्जा की एक धारा को धीरे से कड़ाही पर प्रहार करते हुए भेजा। कड़ाही थोड़ी सी कांपी और फिर एक विचित्र आभा फैल गई, जिसने उसके अंदर मौजूद सभी लोगों को घेर लिया। यह वातावरण अत्यंत रहस्यमय था। बूढ़े डॉक्टर और अन्य लोगों के हृदय में कंपन महसूस हुई, मानो उनका मन और चेतना गर्म धूप में डूबी हुई हो। सहजता का अनुभव करने के साथ साथ उनके मन में साधना से संबंधित विभिन्न विचार उभरने लगे। लू किंग को तो और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह राज्य उसके लिए बहुत परिचित था। यह उस अनुभूति के समान था जो उसे अपनी साधना करने की क्षमता को सक्रिय करने पर हुई थी, एक अचानक ज्ञानोदय की अवस्था। अंतर यह था कि यह आभा लोगों को समझने में मदद करने के अलावा आत्मा को पोषण देने वाली एक सांस भी रखती थी, जिससे उसकी आत्मिक शक्ति थोड़ी सी मजबूत हो जाती थी। इस बदलाव को महसूस करते हुए लू किंग बेहद खुश हो गई। तथाकथित अचानक ज्ञानोदय की स्थिति उनके लिए कुछ खास मददगार साबित नहीं हुई। अपनी विशेष क्षमता के बल पर वह किसी भी समय इस अवस्था में प्रवेश कर सकता था। वह अपनी सीमा तक साधना विधियों को काफी समय से समझ चुका था। अब उसकी शक्ति को सीमित करने वाली चीज उसकी साधना का स्तर था, न कि विधियों की समझ। लेकिन आत्मा की शक्ति को मजबूत करने वाली यह सांस उनके लिए बहुत दुर्लभ थी। जिन सभी चीजों का उन्होंने अभ्यास किया, उनमें आत्मा की शक्ति को सुधारना सबसे कठिन था। आत्मा की शक्ति अन्य चीजों से अलग है। इसे गोलियां खाने से बढ़ाया नहीं जा सकता।
अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड के अलावा लू किंग को ऐसी कोई अन्य आध्यात्मिक औषधि या गोली नहीं मिली थी जो सीधे आत्मा की शक्ति को बढ़ा सके। और आत्मा की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वह भविष्य की अलौकिक मार्शल आर्ट के लिए हो या रून पथ की साधना के लिए। अब आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का अवसर पाकर वह वास्तव में प्रसन्न था। तुरंत ही लू किंग ने बिना किसी झिझक के अपनी आत्मा शक्ति को सक्रिय करके उस आभा को अवशोषित कर लिया। जैसे ही आभा भौह चक्र में प्रवेश कर गई, वह लू किंग की आत्मा शक्ति में विलीन हो गई, जिससे वह धीरे धीरे मजबूत होती गई। आत्मा के प्रतीक चिन्ह को छुपाए रखने के कारण लू किंग की आत्मा शक्ति में होने वाले उतार चढ़ाव बाहर नहीं निकल पाए। इसके अलावा हर कोई अपनी अपनी साधना में इतना मग्न था कि किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया। इस प्रकार पास में ही मौजूद वेई शानहाई को भी यह पता नहीं चल पाया कि टेंडन और बोन्स क्षेत्र में मौजूद लू किंग के पास आत्मिक शक्ति थी। इस शांत वातावरण में लू किंग की आत्मिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। जब तक आभा उसकी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना बंद नहीं कर सकी, तब तक उसने साधना जारी रखी। लू किंग जानता था कि कड़ाही पर मौजूद आभा उसकी मदद करने की अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वह पहले से ही बहुत संतुष्ट था। महज थोड़े समय में ही उसकी आत्मिक शक्ति दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई थी। जब वह लौटा तो वह कम से कम 2 और आत्मा प्रतीकों को संघनित कर सका। वह अपने जीवन के आदर्श को सही मायने में निखारने के एक कदम और करीब पहुंच गया था। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके गुरु और अन्य लोग अभी भी अभ्यास और साधना कर रहे हैं। लू किंग ने अपनी क्षमता को सक्रिय किया और अपनी दृष्टि में अंतिम पाठ पट्टी को देखकर एक निर्णय लिया। डाउनलोडिंग जारी है। वर्तमान प्रगति 1%, 2%, 3%। एकाग्रचित अवस्था बनाए रखते हुए लू किंग चुपचाप प्रतीक्षा करती रही। 0.98%, 99%, 100%। डाउनलोड पूरा हुआ। सिमुलेशन शुरू करें। लू किंग ने तुरंत सिमुलेशन करने का विकल्प चुना। सिमुलेशन शुरू करें। वर्तमान प्रगति 1%, 2%, 3%, 0.98%, 99%, 100%। सिमुलेशन पूरा हुआ। सीखना शुरू करें। लू किंग ने सीखने का विकल्प चुना। तुरंत ही उनके मन की गहराइयों से बड़ी मात्रा में जानकारी और अंतर्दृष्टि उभरने लगी। लू किंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप अपने मन में जानकारी ग्रहण करने और उसे आत्मसात करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी आंखों में समझदारी की एक झलक दिखाई दी। तो बात कुछ ऐसी है। अध्याय 146। इस ली हुआओ कड़ाही की उत्पत्ति बहुत प्राचीन है। विरासत प्राप्त करने के बाद लू किंग को इस विशाल कड़ाही के इतिहास की कहीं अधिक गहरी समझ हो गई। ली हुआ कड़ाही की उत्पत्ति ली हुआ संप्रदाय से हुई थी, जो हजारों साल पहले का एक अमर साधना संप्रदाय था। ये संप्रदाय की रक्षा करने वाली एक आध्यात्मिक कलाकृति थी, जिसे पूरे संप्रदाय की शक्ति को एकत्रित करके बड़ी मेहनत से परिष्कृत किया गया था। बाद में एक बड़े उथल पुथल के कारण दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो गई, आध्यात्मिक सामग्री विलुप्त हो गई और संसाधनों के लिए होड़ करने वाले विभिन्न अमर संप्रदायों के बीच अक्सर संघर्ष छिड़ जाते थे। ली हुआ संप्रदाय और एक अन्य अमर संप्रदाय की रक्षक कलाकृति के बीच हुए भीषण संघर्ष में ली हुआ कड़ाही क्षतिग्रस्त हो गई थी। वह लड़ाई बेहद क्रूर थी। ली हुआ कड़ाही न केवल क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उसके भीतर की आध्यात्मिक संरचनाएं ध्वस्त होकर अपने मूल रूप में लौट आईं, बल्कि ली हुआ संप्रदाय भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। केवल कुछ ही शिष्य बच निकलने में सफल रहे। ली हुआओ कड़ाही को संप्रदाय के नेता के बेटे ने ले लिया था, जो भाग गया और अंततः संप्रदाय द्वारा निर्मित एक गुप्त गुफा में छिप गया और बाल बाल बच गया। हालांकि संप्रदाय के नेता का बेटा भी अंततः अपनी गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ गया और उसी गुफा में उसकी मृत्यु हो गई। ली हुआओ कड़ाही हजारों वर्षों तक गुफा में ही पड़ी रही, जब तक कि इसे वेई शानहाई और वांग कांगई ने खोज नहीं लिया। कड़ाही के भीतर मौजूद विरासत ली हुआओ संप्रदाय के नेता के पुत्र द्वारा छोड़ी गई थी। आध्यात्मिक ऊर्जा, अमर संप्रदाय। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में हजारों साल पहले आध्यात्मिक ऊर्जा नामक ऐसी विचित्र ऊर्जा मौजूद थी और उस पर आधारित साधना विधियां पौराणिक अमर साधना तकनीकें थीं। दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक ऊर्जा अब दुर्लभ है। भले ही मैंने ये अमर साधना तकनीकें प्राप्त कर ली हों, वे किसी काम की नहीं हैं। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novemberalf.ir.net वेबसाइट खोजें। लू किंग को थोड़ा अफसोस हुआ। ली हुआ संप्रदाय के नेता के पुत्र ने ली हुआ कड़ाही के भीतर कई अमर साधना तकनीकें छोड़ी थीं, जिनमें संप्रदाय की रक्षा करने वाली तकनीक नानमिंग ब्राइट फायर तकनीक भी शामिल थी, जो संप्रदाय के नेता के वंश के लिए आरक्षित थी। हालांकि इन सभी अमर तकनीकों के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण और परिष्करण की आवश्यकता होती थी। वर्तमान संसार में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है, ये अमर तकनीकें चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, बेकार हो गईं। मार्शल आर्ट की तुलना में इन तकनीकों को विकसित करने की लागत, प्रभावशीलता फीकी पड़ गई। आखिरकार पूर्व स्वर्गीय स्तर पर पहुंचने पर मार्शल आर्ट की शक्ति उसी स्तर के अमर साधकों की तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी। इसके अलावा विश्व की मौलिक ऊर्जा, हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी रहस्यमय नहीं थी, फिर भी प्रचुर मात्रा में और सर्वव्यापी थी। इसलिए अमरता की तकनीकें हासिल करने के बावजूद लू किंग का अपनी साधना का ध्यान बदलने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि भले ही मैं इन अमर तकनीकों को विकसित न कर पाऊं, फिर भी विरासत में मिली कुछ छोटी विधियां मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए, विरासत में मिली औजारों को परिष्कृत करने और रसायन विद्या की कुछ तकनीकें लू किंग के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद थीं। अग्नि के नाम पर रखे गए ली हुआओ संप्रदाय ने स्पष्ट रूप से अग्नि के मार्ग में गहन शोध किया था।
दरअसल अपनी शक्तिशाली तकनीकों के अलावा ली हुआ संप्रदाय औजारों को परिष्कृत करने और रसायन शास्त्र में भी अत्यंत निपुण था। अन्यथा वे ली हुआ कड़ाही जैसी असाधारण आध्यात्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होते। मूल रूप से चिकित्सा में प्रशिक्षित लू किंग ने रसायन शास्त्र की तकनीकों को अपने चिकित्सा ज्ञान के लिए अत्यंत समृद्ध पाया। जहां तक उपकरण परिष्करण का सवाल है, इससे पहले उस बलवान व्यक्ति के साथ हुई लड़ाई में उसकी युद्ध तलवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। इससे वह आमने सामने की लड़ाई में उतरने के लिए मजबूर हो गया। इससे लू किंग को अच्छे हथियार रखने के महत्व का एहसास हुआ। यदि उसकी युद्ध तलवार काफी मजबूत होती तो उस बलवान व्यक्ति को हराने में इतना प्रयास नहीं करना पड़ता। केवल तलवार चलाने का कौशल ही काफी होता। अब औजारों को परिष्कृत करने की तकनीकों की मदद से वह स्वयं एक वास्तव में अनमोल तलवार बनाने का प्रयास कर सकता था। इसके अलावा आत्मा की शक्ति के उपयोग से संबंधित विरासत में मिली कुछ विधियां भी उनके लिए बहुत ज्ञानवर्धक थीं। शायद वह इन विधियों से आत्मिक शक्ति को विकसित करने के लिए एक विशेष तकनीक भी विकसित कर सकता है। शांति के माहौल में लू किंग ने बड़ी सावधानी से अपनी विरासत को छांटा जो उसे अभी अभी मिली थी और अपने साधना पथ पर विचार किया। जब उसने अपने विचारों को व्यवस्थित करने का काम लगभग पूरा कर लिया था, तभी अचानक बाहर से आए एक तीव्र कंपन से वह जाग गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उतार चढ़ाव का स्रोत उसका स्वामी था। इसी क्षण उसके स्वामी ने एक विचित्र घटना प्रदर्शित की। उसके शरीर के बाईं ओर से सफेद धुंध उठ रही थी और हवा में जलवाष्प भरी हुई थी। दाईं ओर से लाल प्रकाश निकल रहा था जो गर्मी से भरा हुआ था। उसके हाथों के बीच लाल और सफेद रंग का एक घूमता हुआ भंवर धीरे धीरे घूम रहा था जो सामंजस्यपूर्ण ढंग से आपस में गुंथ रहा था और विलीन हो रहा था, जो अत्यंत रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। अन्य लोग जो तकनीकों को समझने की कोशिश कर रहे थे वे भी इस शोरगुल से जाग गए। ये दृश्य देखकर उन सबकी आंखें चौड़ी हो गईं, विशेष रूप से वेई शानहाई जो बेहद आश्चर्यचकित थे और खुद को ये कहने से रोक नहीं सके, जल और अग्नि का सामंजस्य, ये कैसे संभव है? जल और अग्नि में सामंजस्य। लू किंग का दिल उत्तेजित हो गया और उसने तुरंत अपने गुरु को देखने की अपनी क्षमता को सक्रिय कर लिया। उस क्षमता की तीव्र लाल रोशनी के बीच उसके गुरु के शरीर से पाठ की कई पंक्तियां उभरीं। चेन सोंगकिंग, चिकित्सा में निपुण, दयालु, सम्मानित, एक उत्कृष्ट वृद्ध चिकित्सक। साधना, पूर्व दिव्य प्रारंभिक अवस्था का शिखर, जल और अग्नि गुणों की सच्ची ऊर्जा। पुण्य की शक्ति से युक्त, दुर्भाग्य से बच सकता है और आशीर्वाद आकर्षित कर सकता है। अत्यंत भाग्यशाली, असाधारण समझ, पूर्व आकाशीय क्षेत्र का एक अंश ग्रहण कर लिया है। जल और अग्नि के सामंजस्य के सिद्धांत को समझा, जल और अग्नि गुणों की वास्तविक ऊर्जा को नियंत्रित किया, साधना की गति और शक्ति को बढ़ाया। मास्टर वास्तव में साधना में एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। अपने गुरु द्वारा लिखे गए पाठ को पढ़कर लू किंग चकित रह गया। मूल रूप से उनके गुरु ने ली वेटियन द्वारा छोड़ी गई जल गुण वाली पूर्व दिव्य तकनीक का अभ्यास किया था और उनकी वास्तविक ऊर्जा भी जल गुण वाली थी। अप्रत्याशित रूप से इस भूमिगत कक्ष में उन्होंने जल और अग्नि के सामंजस्य के सिद्धांत को समझा और सच्ची ची के एक अन्य गुण में महारत हासिल की। इसके अलावा ये दोनों प्रकार की सच्ची ची न केवल परस्पर विरोधी नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे की पूरक भी थीं, जिससे उनकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई और साधना की गति भी तेज हुई। कक्ष में मौजूद सभी लोगों का ध्यान साधना से हट गया। उनकी निगाहें उस बूढ़े चिकित्सक पर टिकी थीं जो यह अद्भुत घटना प्रदर्शित कर रहा था। वेई शिंगे, मागो और अन्य लोगों को बूढ़े चिकित्सक द्वारा प्रदर्शित घटना से कुछ अस्पष्ट रूप से आभास हुआ, लेकिन जब भी उन्होंने उस प्रेरणा को पकड़ने की कोशिश की, वह हमेशा उनसे दूर हो गई। जब तक बूढ़े चिकित्सक पर से वह घटना धीरे धीरे गायब नहीं हुई और उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोलीं, तब तक वे उस प्रेरणा को पकड़ नहीं पाए थे। आप सब इस बूढ़े आदमी को क्यों घूर रहे हैं? जब बूढ़े चिकित्सक ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि लू किंग को छोड़कर बाकी सभी लोग उसे ध्यान से घूर रहे हैं, तो वह चौंक गया और सोचने लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर चेन, आप अभी किस चीज की साधना कर रहे थे? वेई शानहाई ये सवाल पूछने के लिए बेताब था। स्वयं पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में होने के कारण वह वृद्ध चिकित्सक पर मौजूद जल और अग्नि की आभा को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। कुछ खास नहीं, बस इस कड़ाही में मौजूद रहस्यमय सार को समझते हुए एक पल का एहसास हुआ और मैंने पहले से सीखी हुई एक अन्य तकनीक को भी इसमें शामिल कर लिया। बूढ़े चिकित्सक मुस्कुराए। मैंने अभी अभी तुम पर जल और अग्नि का बारी बारी से प्रभाव देखा। क्या तुम सचमुच दो बिल्कुल विपरीत प्रकार की सच्ची ऊर्जा को एक साथ विकसित कर सकते हो? वेई शानहाई अविश्वसनीय थे। ये 5 तत्वों की पारस्परिक उत्पत्ति और नियंत्रण के सिद्धांत की अंतर्दृष्टि का एक सौभाग्यपूर्ण क्षण था। वेई शानहाई की आंखें और भी चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे से पूर्व दिव्य विशेषज्ञ का सारा व्यवहार गायब हो गया। अध्याय 147। जब सभी लोग भूमिगत कक्ष से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तब भी वेई शानहाई के चेहरे पर कुछ हैरानी के भाव थे। अन्य लोग अपनी सतही साधना के कारण बूढ़े चिकित्सक की पिछली असामान्य स्थिति के महत्व को नहीं समझ पाए थे, लेकिन चूंकि वह स्वयं भी पूर्व दिव्य क्षेत्र में था, इसलिए वह जानता था कि एक ही समय में 2 प्रकार की पूर्व दिव्य वास्तविक ऊर्जा में महारत हासिल करना कितना मुश्किल था, खासकर जब उनके गुण पूरी तरह से विपरीत हों। इसके अलावा उन्हें आपस में सामंजस्य बिठाने और एक दूसरे के पूरक बनने में मदद करना, पारस्परिक विकास को बढ़ावा देना और किसी की साधना को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। ये तो स्वर्ग तक पहुंचने जितना ही कठिन था, लेकिन यह असंभव सा लगने वाला कारनामा उसकी आंखों के सामने ही घटित हो गया था। इससे वेई शानहाई का युद्धप्रिय हृदय लगभग चकनाचूर हो गया। यद्यपि वे दोनों पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में थे, फिर भी उसे अपने और उस बूढ़े डॉक्टर के बीच का अंतर बहुत बड़ा महसूस हो रहा था।
कड़ाही में मौजूद उस विचित्र तत्व को वह कम से कम 7 या 8 बार समझ चुका था, लेकिन इन सबको मिलाकर भी इस बार उनके लाभ बूढ़े डॉक्टर के लाभों जितने नहीं थे। जाने से पहले लू किंग ने ली हुआओ कड़ाही को ध्यान से देखा। कड़ाही से उसे जो विरासत मिली उसमें स्वाभाविक रूप से ली हुआ कड़ाही को परिष्कृत करने की विधि भी शामिल थी, लेकिन उस विधि के लिए अमरता प्राप्त करने की विधियों की समझ आवश्यक थी। इसके अलावा इस तरह के मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण को परिष्कृत करने के लिए किसी को कम से कम पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र से ऊपर बहुत उच्च स्तर की साधना की आवश्यकता होती थी। उनकी वर्तमान शक्ति के साथ इस कड़ाही को परिष्कृत करना असंभव था। इसलिए लू किंग ने फैसला किया कि जब उसकी साधना उस स्तर तक पहुंच जाएगी जहां वह ली हुआओ कड़ाही को परिष्कृत कर सके, तो वह वेई परिवार से इसे प्राप्त करने का एक तरीका खोज निकालेगा। तब तक इस कड़ाही को चुपचाप भूमिगत कक्ष में रहने देना ही सबसे अच्छा था, ताकि यह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सके। जब वे भूमिगत कक्ष से बाहर निकले तब तक शाम हो चुकी थी। कुल मिलाकर सभी का मूड अच्छा था। विशेषकर वेई शिंगे और मागो ने भी ली हुआओ कड़ाही पर मौजूद विचित्र सार से काफी कुछ समझा था, हालांकि उतना महत्वपूर्ण रूप से नहीं जितना कि उस बूढ़े डॉक्टर ने समझा था। तो बाहर आने के बाद वे जल्द ही एकांतवास के लिए अपने कमरों में वापस चले गए। श्रीमती वेई से शियाओ यान और शियाओ ली को वापस लाने के बाद लू किंग भी आराम करने के लिए वेई परिवार द्वारा व्यवस्थित अतिथि कक्ष में लौट आए। उस रात शियाओ यान ने शियाओ ली को गले लगाया और दोनों छोटे बच्चे उसके बगल में छोटे से पलंग पर गहरी नींद में सो गए, लेकिन लू किंग बिना सोए ही बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी रही। वह खेती कर रहा था। भूमिगत कक्ष में ली हुआओ कड़ाही द्वारा उत्सर्जित विचित्र सार को अवशोषित करने के बाद उसकी आत्मिक शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। अब पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के बाद उसने अगले आत्मा प्रतीक की रूपरेखा तैयार करना और उसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना जारी रखा। भौह चक्र में लू किंग की आत्मिक शक्ति धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी और लगन से किसी चीज को संघनित कर रही थी। आत्मा के ये उतार चढ़ाव मौजूदा आत्मा प्रतीक के आवरण के नीचे पूरी तरह से छिपे हुए थे। जैसा कि लू किंग ने बताया, एक नया आत्मा प्रतीक धीरे धीरे आकार ले रहा था। सब कुछ खामोशी से चलता रहा। जब नया आत्मा प्रतीक पूरी तरह से बन गया तो प्रारंभ में संघनित प्रतीक एक तरफ हट गया और नए प्रतीक के साथ एक विचित्र संबंध स्थापित कर लिया, जिससे वे धीरे धीरे एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे। लू किंग ने अपने भौह चक्र में एक हल्का कंपन महसूस किया। यह अधिक स्थिर हो गया और इसकी सीमा काफी बढ़ गई। उनके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। दिव्य रून संप्रदाय की विरासत के अभिलेखों के अनुसार वास्तविक गुणात्मक परिवर्तन तब होगा जब तीसरे मूल रून को संघनित किया जाएगा, जो जीवन प्रतीक के ढांचे को अंततः आकार लेने का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी आत्मिक शक्ति को पर्याप्त मानते हुए लू किंग ने बिना किसी झिझक के तीसरे मंत्र को संघनित करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। किसी को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था जब लू किंग ने मुर्गे की हल्की सी बांग सुनी और आखिरकार उसने तीसरे आत्मा प्रतीक का संघनन पूरा कर लिया। जब तीसरा प्रतीक संघनित हुआ तो उसने अन्य दो प्रतीकों के साथ एक संबंध स्थापित किया और एक विचित्र पथ पर धीरे धीरे घूमने लगा। लू किंग का पूरा शरीर कांप उठा और उसके भौहों के चक्र में एक जबरदस्त परिवर्तन आया। चक्र के भीतर का शून्य तेजी से फैल गया और आकार में 10 गुना बढ़ गया। उसी समय लू किंग ने महसूस किया कि उसका दिमाग असाधारण रूप से स्पष्ट हो गया है और बाहरी दुनिया के प्रति उसकी संवेदनशीलता अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई है। ऐसा लग रहा था मानो वेई हवेली की सारी गतिविधियां स्पष्ट रूप से उसकी समझ में थीं। क्या यही वो 5 मौलिक ऊर्जाएं हैं जिनका जिक्र गुरुजी ने किया था, जो दुनिया में मौजूद हैं? लू किंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी अनुभूति में उसके आसपास की हर चीज जीवंत रूप से रंगीन थी। विभिन्न रंगों की मौलिक ऊर्जाओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। अब ये पहले की तरह अस्पष्ट नहीं रहा, मानो धुंध में से देख रहे हों। हालांकि क्योंकि उसके चीथ छिद्र खुले नहीं थे, इसलिए यद्यपि वह इन मौलिक ऊर्जाओं को देख सकता था, फिर भी वह उन्हें अपने शरीर में ग्रहण करके पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका। खैर, अगर मैं अब पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में कदम रख भी दूं, तो भी यह मेरे लिए प्रतिकूल ही होगा। पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव ग्रहण करने के कारण लू किंग में असाधारण प्रतिभा थी। अब वह केवल टेंडन्स और बोन्स क्षेत्र के शिखर पर था। उसके शरीर की क्षमता अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी और कई गुप्त तकनीकें अभी भी अनछुई थीं। पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में समय से पहले प्रवेश करने का प्रयास लाभकारी के बजाय हानिकारक होगा। कई उच्च स्तरीय विरासतें प्राप्त करने के बाद वह जानता था कि केवल सबसे मजबूत नींव ही पर्याप्त रूप से शक्तिशाली शक्ति के मार्ग को सहारा दे सकती है। हालांकि प्रीसेलेस्टियल दायरे तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैंने टेंडन्स एंड बोन्स दायरे में काफी समय बिता लिया है। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। लू किंग बिस्तर से उठी, चुपचाप दरवाजा खोला और छोटे से आंगन में बाहर चली गई। आकाश पहले से ही थोड़ा उजाला हो चुका था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर fire.net वेबसाइट खोजें। सुबह की ओस की ओर मुंह करके लू किंग ने धीरे धीरे अपने मुक्कों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी की प्रत्येक चाल के साथ उसकी ऊर्जा और रक्त का प्रवाह और अधिक तीव्र होता गया। उनकी हर हरकत पानी की तरह सहज, आंखों को भाने वाली और एक उस्ताद के आचरण को दर्शाती थी। अब लू किंग की स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी के पहले 18 रूपों में महारत अपने गुरु से कम नहीं थी, जिसमें उनकी अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि भी शामिल थी। लू किंग ने एक के बाद एक कई विधाओं का अभ्यास किया और जल्द ही 18वीं विधा तक पहुंच गई।
सामान्य प्रक्रिया के अनुसार वह या तो अपनी सुबह की कसरत यहीं रोक देता था या फिर पहले चरण में वापस जाकर दोबारा शुरू करता था, लेकिन ये समय अलग था। लू किंग ने अपनी मुक्केबाजी की मुद्रा बदली और एक अनोखी चाल के साथ आगे बढ़ी। उसकी सांसें बेहद लंबी हो गईं, उसके शरीर में ची और रक्त का प्रवाह काफी धीमा हो गया, जिससे सीमाएं टूट गईं और धीरे धीरे उसके आंतरिक अंगों में प्रवाहित होने लगा। अचानक लू किंग का शरीर कांप उठा और उससे एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई। उसने टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र और आंतरिक अंगों के क्षेत्र के बीच की बाधा को तोड़ दिया था और आंतरिक अंगों के क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। इतनी आसानी से मिली सफलता के बावजूद लू किंग शांत रहीं। अपनी इस मजबूत नींव के बल पर वह बहुत पहले ही आंतरिक अंगों के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। इसके अलावा उसने पहले से ही आत्मिक शक्ति का विकास कर लिया था और तलवारबाजी के उस क्षेत्र को समझ लिया था जो एक उस्ताद से भी कहीं अधिक व्यापक था। वह टेंडन्स एंड बोन्स दायरे में ही रहा, पूर्णता की खातिर लगातार अपनी नींव को मजबूत करता रहा। ये सफलता महज एक स्वाभाविक प्रगति थी, इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था। वहाँ कौन है? हालांकि लू किंग की असाधारण आभा ने वे हवेली के शक्तिशाली व्यक्तियों को तुरंत चिंतित कर दिया। कई शक्तिशाली आभाएं तेजी से निकट आ गईं। अध्याय 148। सब लोग, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस मेरी सुबह की साधना के दौरान हुई एक छोटी सी सफलता थी, कोई शत्रु आक्रमण नहीं था। लू किंग की शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए वेई शानहाई और सिल्वर मून गार्ड्स के कई नेता दौड़कर वहां पहुंच गए। जब वे आंगन में पहुंचे तो लू किंग ने समझाया तो ये यंग मास्टर लू अभ्यास कर रहे थे। चिंता की कोई बात नहीं है, आप सब जा सकते हैं, वेई शानहाई ने कहा। हाँ, सिल्वर मून गार्ड्स के नेताओं ने जवाब दिया, लेकिन लू किंग के प्रति उनकी निगाहें और भी अधिक श्रद्धापूर्ण हो गईं। कल शहर के बाहर लू किंग ने स्वयं उनके सामने आंतरिक अंगों के उच्चतम स्तर पर पहुंचे एक मार्शल आर्ट मास्टर को परास्त कर दिया था। अब एक और सफलता के साथ वह कितना शक्तिशाली हो सकता है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक रात के गहन चिंतन के बाद सिल्वर मून गार्ड्स लू किंग की पहचान से भली भांति परिचित हो गए थे। आखिरकार जब वे युवा स्वामी की रक्षा के लिए हाफवे हाउस गए थे तो कई पहरेदारों ने लू किंग को देखा था। वे जानते थे कि 2-3 महीने पहले वह केवल ची और रक्त क्षेत्र का योद्धा था। इतने कम समय में वह ची और रक्त क्षेत्र के योद्धा से ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हो गया था जिससे मार्शल आर्ट के उस्ताद भी मुकाबला नहीं कर सकते थे, और अब उसने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। सिल्वर मून गार्ड्स के नेता सचमुच पूरी तरह से चकित थे। वेई शानहाई भी उतना ही हैरान था। हालांकि वह जानता था कि लू किंग कल एक खजाने को समझने के लिए पूर्वज के साथ गया था, इसलिए उसने अपना संयम बनाए रखा। युवा मास्टर लू सचमुच मार्शल आर्ट के विलक्षण प्रतिभावान हैं। आपकी तुलना में मेरी दशकों की साधना का कोई महत्व नहीं है। सिल्वर मून गार्ड्स के नेताओं के जाने के बाद वेई शानहाई ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं चीफ वेई, मुझे बस थोड़ी सी अच्छी किस्मत मिली है, लू किंग ने विनम्रता से उत्तर दिया। वेई शानहाई मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि यह केवल लू किंग की विनम्रता थी। चूंकि छोटे मालिक लू उठ चुके हैं, इसलिए मुझे जाकर नौकरों से नाश्ता तैयार करने को कहना चाहिए। कृपया बाद में भोजन कक्ष में डॉक्टर चेन के साथ शामिल हों। धन्यवाद चीफ वेई। वेई शानहाई के जाने के बाद लू किंग पहले शियाओ यान और शियाओ ली को जगाने गया, फिर अपने स्वामी का अभिवादन करने के लिए बगल के कमरे में गया। बूढ़ा डॉक्टर पहले से ही उठ चुका था। लू किंग के आते ही वह जाग गया था। हालांकि वेई शानहाई और अन्य लोगों की उपस्थिति को भांपते हुए उसने उनके जाने के बाद ही उठने का फैसला किया था। कोई बड़ी सफलता मिली? लू किंग को अंदर आते देख बूढ़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्हें अपने शिष्य की संचित संपत्ति के बारे में कुछ जानकारी थी। जी हाँ गुरुजी, मैं टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र की सीमा तक पहुंच गया था और आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए मैंने उससे बाहर निकलकर उस सीमा को तोड़ दिया। तुम्हारी साधना की गति वाकई आश्चर्यजनक है। आह किंग, तुम अभी 16 साल के भी नहीं हो, है ना? नए साल के बाद मैं 16 साल का हो जाऊंगा। अभी 16 साल की भी नहीं हुई हूँ। हालांकि बूढ़े डॉक्टर ने लू किंग की प्रगति और उसकी उपलब्धियों को देखा था, फिर भी उन्हें यह उम्र अविश्वसनीय लगी। 16 वर्ष से कम आयु का एक आंतरिक अंगों के क्षेत्र का योद्धा। इस प्रकार की युद्ध संबंधी उपलब्धियां समृद्ध और प्रतिभाशाली मध्य प्रांत में भी दुर्लभ थीं। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि लू किंग ने कुछ महीने पहले ही मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया था। लू किंग की प्रतिभा को देखते हुए आंतरिक अंगों का क्षेत्र उसे लंबे समय तक रोक नहीं पाएगा। कुछ ही वर्षों में वह संभवतः पूर्व दिव्य अवस्था में पहुंच जाएगा। तब तक उसकी आयु लगभग 20 वर्ष की होगी। 20 वर्ष की आयु में एक प्रीसेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर। ये सोचकर बूढ़ा डॉक्टर कांप उठा। यदि लू किंग उस मुकाम तक पहुंच जाते तो वे एक ऐसे व्यक्ति होते जो युद्ध इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ते। मास्टर, चीफ वेई ने कहा कि नाश्ता जल्द ही तैयार हो जाएगा और उन्होंने हमें भोजन कक्ष में आमंत्रित किया। लू किंग ने अपने गुरु के आश्चर्य को महसूस नहीं किया। उसके लिए उसका गुरु ही सच्चा मार्शल आर्ट का धुरंधर था। वह तो बस उसकी क्षमताओं का फायदा उठा रहा था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल फायर नीति वेबसाइट खोजें। साधना प्रतिभा के मामले में वह अपने गुरु से बहुत ही हीन महसूस करता था। मैं समझता हूँ। बूढ़े डॉक्टर ने खुद को संभाला और सिर हिलाया। जब लू किंग और उसके साथी नहा रहे थे तब वेई शिंगे दूसरे आंगन में वेई शानहाई की रिपोर्ट सुन रहा था। तो वास्तव में यंग मास्टर लू ने ही सफलता हासिल की थी। वेई शिंगे ने आश्चर्य से आह भरी। उन्हें पहले ही लू किंग की सफलता की आभा का आभास हो गया था। वेई शानहाई की रिपोर्ट से अपने अनुमान की पुष्टि होने पर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ।
कहा, मुझे याद है आपने कहा था कि जब आपने पहली बार यंग मास्टर लू को देखा था तो वह केवल एक ची और ब्लड रियल योद्धा थे। जी स्वामी जी, जब युवा स्वामी घायल हुए थे तो मैं उनकी रक्षा करने गया था। उस समय युवा स्वामी लू ने अभी अभी ची और रक्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। वेई शानहाई ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। कितना समय बीत गया? युवा गुरु को स्वस्थ हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी वे आंतरिक अंगों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और एक नवजात ग्रैंडमास्टर को भी हरा सकते हैं। युवा गुरु लू किस प्रकार साधना करते हैं? वेई शिंगे ने विस्मय से कहा। वेई शानहाई ने कहा, युवा मास्टर लू जैसे विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति का मूल्यांकन सामान्य मानकों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रांत के प्रसिद्ध विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति जो दूसरों की समझ से परे हैं। लेकिन यंग मास्टर लू के सामने तो मध्य प्रांत के वे प्रतिभाशाली लोग भी चमकीले चंद्रमा के सामने जुगनू जैसे लगते हैं। वेई शिंगे ने विलाप किया। वेई शानहाई चुप रहे। वास्तव में मध्य प्रांत के प्रतिभाशाली लोग असाधारण थे, लेकिन लू किंग की तुलना में यह अंतर बहुत बड़ा था। आंतरिक अंगों के क्षेत्र का एक 16 वर्षीय योद्धा जिसने टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र में नंगे हाथों से एक सच्चे मार्शल आर्ट मास्टर को परास्त कर दिया था। ऐसी उपलब्धियां सचमुच आश्चर्यजनक थीं, और वह बूढ़ा डॉक्टर भी उतना ही रहस्यमय है। क्या आपको पता है, कल उस खजाने को समझने के बाद पूर्वज स्तब्ध से लग रहे थे। जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि वे उस बूढ़े डॉक्टर से बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि यद्यपि दोनों पूर्व दिव्य अवस्था में थे, फिर भी उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। गुरु और शिष्य दोनों ही सच्चे विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। अपनी बात कहने के बाद वेई शिंगे चुप हो गया। मालिक और नौकर चुपचाप अपने भीतर के सदमे का आनंद ले रहे थे। पिताजी, आप जाग गए हैं। इसी क्षण एक हंसमुख आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। वेई शिंगे ने हैरानी से मुड़कर कहा, जियान, तुम्हें इतनी जल्दी उठते देखना दुर्लभ है। मैं आजकल अभ्यास के लिए सुबह जल्दी उठने लगा हूँ। क्या माँ ने तुम्हें नहीं बताया? प्रशिक्षण के कपड़े पहने, चेहरे पर लाली और माथे पर थोड़ा पसीना लिए वेई जियान स्पष्ट रूप से अभी अभी व्यायाम समाप्त करके आया था। वेई शिंगे के विचार बदल गए और वह मुस्कुराया। तुम्हारी माँ ने कल रात पहाड़ों से जुड़ी तुम्हारी कुछ रोचक कहानियों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि तुम गुरु माँ के निर्देशानुसार हर सुबह लगन से अभ्यास कर रहे हो। क्या ये सच है? जी हाँ, वेई जियान ने उत्साह से सिर हिलाया। और मैंने हाल ही में यंग मास्टर लू से एक लाठी चलाने की तकनीक सीखी है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे और मुझे कुछ सुझाव देंगे? ओह, यंग मास्टर लू द्वारा सिखाई गई लाठी चलाने की तकनीक। पिछली रात अपनी पत्नी के वृतांत से वेई शिंगे की दिलचस्पी बढ़ गई। तो चलिए देखते हैं। मालिक, अगर यह बूढ़ा नौकर भी देखे तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? वेई शानहाई को भी इसमें उतनी ही दिलचस्पी थी। बिल्कुल नहीं, अंकल हाय, आपकी विशेषज्ञता बहुत मददगार होगी, वेई जियान ने उत्साह से कहा। वेई जिंगे और वेई शानहाई ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। उन्होंने वेई जियान के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। वह पहले से कहीं अधिक हंसमुख और सम्मानजनक था। पिताजी, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। वेई जियान एक लंबी छड़ी पकड़े हुए आंगन के केंद्र में खड़ा था। ये लाठी परिवार के हथियारों के संग्रह से थी। पहाड़ों से लाई गई लाठी को उसने सावधानीपूर्वक संरक्षित किया था। हालांकि लकड़ी की छड़ी खुरदरी थी, लेकिन उसका उसके लिए विशेष महत्व था और उसे लापरवाही से फेंका नहीं जा सकता था। आगे बढ़ो। वेई शिंगे ने अपने उत्साही बेटे को संतुष्टि भरी नजरों से देखा। वेई जियान ने गहरी सांस ली, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अचानक उसकी छड़ी धुंधली सी दिखने लगी। उसके हाथों से छड़ी चलाने की कई तकनीकें सहजता से निकलने लगीं। वेई शिंगे ने पहले मुस्कुराते हुए देखा। जैसे जैसे वह देखता गया, उसकी आंखों में आश्चर्य भर आया। वेई शानहाई भी उतना ही आश्चर्यचकित था। जल्द ही वेई जियान ने लाठी चलाने की तकनीक पूरी कर ली। लाठी को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए उसकी सांसें स्थिर थीं और उसने धीरे धीरे अपनी मुद्रा वापस ले ली। उनके गंभीर चेहरे को देखकर वेई शिंगे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने बेटे को इतनी लगन से मार्शल आर्ट का अभ्यास करते देखा था। पिताजी, अंकल हाय, मेरी लाठी चलाने की तकनीक कैसी रही? वेई जियान ने अपनी सांसों को शांत करते हुए उत्सुकता से पूछा। बुरा नहीं, बहुत बढ़िया। आज तुमने मुझे चौंका दिया, वेई शिंगे ने सचमुच प्रभावित होकर कहा। वेई जियान की लाठी चलाने की तकनीक सटीक थी, जिसमें अच्छी तरह से अभ्यास किए गए दांव और उचित बल का प्रयोग किया गया था, जो गंभीर प्रयास का संकेत देता है। तकनीक कुशल है और चालें उत्कृष्ट हैं। गुरुजी, आपकी लाठी चलाने की तकनीक ची और रक्त क्षेत्र के अभ्यासकर्ताओं के बीच भी प्रभावशाली है, वेई शानहाई ने प्रशंसा की। धन्यवाद पिताजी और चाचा हाय। वेई जियान खुशी से झूम उठा। हाल ही में इतनी मेहनत करने का एक कारण ये भी था कि वह अपने पिता की स्वीकृति प्राप्त करना चाहता था। अब जब उसने ये हासिल कर लिया था तो वह उपलब्धि की एक महान भावना से भर गया था। जियान, तुमने कहा था कि यह लाठी चलाने की तकनीक यंग मास्टर लू ने सिखाई थी। इसे क्या कहते हैं? वेई शिंगे ने पूछा। इसे एक सांस वाली छड़ी तकनीक कहा जाता है, लेकिन युवा गुरु लू ने कहा कि उन्होंने इसे सरल बना दिया है। असली एक सांस वाली छड़ी तकनीक केवल टेंडन और बोन्स क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही सीखी जा सकती है, वेई जियान ने उत्तर दिया। सरलीकृत। वेई जिंगे और वेई शानहाई आश्चर्यचकित थे। वेई जियान द्वारा प्रदर्शित तकनीक त्रुटिहीन थी, जिसमें आक्रमण और बचाव का संयोजन लगभग न के बराबर था। यह एक संपूर्ण लाठी कला थी। अगर उन्हें बताया नहीं जाता तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि यह एक सरलीकृत तकनीक है। वे दोनों अचंभित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। वन ब्रेथ स्टाफ टेक्निक छी और रक्त क्षेत्र की एक मार्शल आर्ट थी
जो बहुत गहरी नहीं थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वे आमतौर पर महत्वपूर्ण मानते हों, लेकिन इस तकनीक की गहराई ने लू किन की मार्शल आर्ट की समझ को उजागर किया, जिसे वे समझ नहीं पाए। वेई शिंगे को अचानक लगा कि वह अपने पूर्वज को समझ गया है, की भावनाएं। पूर्व दिव्य अवस्था में भी पूर्वज वृद्ध चिकित्सक के युद्ध कौशल को समझ नहीं पा रहे थे और गहरी निराशा महसूस कर रहे थे। इसी प्रकार वेई शिंगे लू किन के मार्शल कौशल को समझ नहीं सका, भले ही वह उसी आंतरिक अंगों के क्षेत्र में था। ऐसी विलक्षण प्रतिभा से मिलना वास्तव में एक विनम्र अनुभव था। अपने प्रसन्न पुत्र को देखकर वेई शिंगे के मन में कई विचार उमड़ आए। फिर वह मुस्कुराया, जियान, क्या तुमने आज मास्टर माँ को नमस्कार किया? हाँ, मैं आपको ढूंढने आने से पहले मास्टर माँ को नमस्कार कर चुका था, वेई जियान ने तुरंत जवाब दिया। वेई शिंगे की मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा, चूंकि तुमने उन्हें अपना गुरु मान लिया है, इसलिए तुम्हें उनका सम्मान अपने पिता के समान करना चाहिए। समझे? मैं समझ गया, पिताजी। माँ ने मुझे यही सिखाया था। वेई जियान ने गंभीरता से सिर हिलाया। अच्छा है, चूंकि आपको याद है, ये बहुत बढ़िया है, वेई शिंगे ने संतुष्टि से कहा। हालांकि पहाड़ों में आपका समारोह बहुत ही साधारण था। हमने उचित उपहार तक नहीं दिया। यह मास्टर माँ के साथ अन्याय है। मास्टर माँ न केवल आपके शिक्षक हैं बल्कि आपके और आपकी माँ के रक्षक भी हैं। हमारा वेई परिवार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने एक उचित समारोह आयोजित करने और औपचारिकताओं की पूर्ति करने के लिए एक अच्छा दिन चुनने का फैसला किया है। आपका क्या विचार है? बहुत बढ़िया, मैं अभी जाकर मास्टर माँ को बता देता हूँ, वेई जियान ने उत्तेजित होकर बाहर भागते हुए कहा। गुरुजी, युवा गुरुजी सचमुच बदल गए हैं। वेई जियान की हंसमुख छवि को देखकर वेई शानहाई ने आह भरी। हाँ, हमारे परिवार पर हाल ही में हुआ हमला हालांकि एक विपत्ति थी, लेकिन इसने जियान को आगे बढ़ने में मदद की है। यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद है, वेई शिंगे ने संतोष के साथ कहा। लेकिन गुरुजी, क्या वाकई यह उचित है कि युवा गुरुजी माँ गू के शिष्य बने? उनका साधना स्तर अभी भी कम है, वेई शानहाई ने कुछ चिंता व्यक्त करते हुए कहा। वेई शिंगे ने सिर हिलाया। सचमुच, मास्टर माँ की साधना का स्तर कम है, लेकिन जियान उनका सम्मान करता है। पहले मैंने उच्च कुशल प्रशिक्षकों को नियुक्त किया था, लेकिन जियान ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर उनका क्या फायदा? इसके अलावा मास्टर माँ का चरित्र उत्कृष्ट है। उन्होंने मैडम और जियान की जान बचाई, जिससे उनका सद्गुण सिद्ध हुआ। ऐसा व्यक्ति जियान के गुरु के रूप में अत्यंत उपयुक्त है। जहाँ तक साधना की बात है, हमारे वेई परिवार के पास कई विधियाँ और दवाएं हैं। जब तक जियान कड़ी मेहनत करता रहेगा, हमारे पास उसकी साधना को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। जियान के लिए एक ऐसा गुरु जो उसे अनुशासित कर सके, वह उच्च कौशल वाले गुरु से अधिक उपयुक्त है। वेई शानहाई ने कुछ देर सोचा और फिर उसे गुरु की बातें समझ में आईं। वह ये भी जानता था कि इसके पीछे एक और अनकहा कारण भी था। मास्टर माँ के लू किन के साथ अच्छे संबंध थे, जो उनके लिए उन्हें महत्व देने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार वे दोनों वास्तव में समझ से परे थे। वेई परिवार भी इतने शक्तिशाली व्यक्तियों को आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। ठीक है, ये तय हो गया है। आप इसे तैयार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह अच्छी तरह से पका हो। वेई शिंगे ने बात समाप्त की। समझा। जब वेई शानहाई समारोह की तैयारी करने गए, वेई जियान की खबर सुनकर मागू स्तब्ध रह गया। अध्याय 149 आपका मतलब है कि वेई परिवार का मुखिया आपके लिए एक भव्य समारोह आयोजित करने जा रहा है ताकि आप औपचारिक रूप से अपने स्वामी को स्वीकार कर सकें? मागो ने थोड़ा हकलाते हुए पूछा। जी गुरुजी, वेई जियान ने जोर से सिर हिलाया। मेरे पिता ने कहा कि पहाड़ों में हुआ समारोह बहुत ही साधारण था और आपके लिए कोई उचित उपहार भी नहीं था। यह आपके साथ बहुत अन्याय था, इसलिए वे एक औपचारिक समारोह आयोजित करके इसकी भरपाई करना चाहते हैं। मागो, मुझमें ऐसा कौन सा गुण या क्षमता है जिसके कारण मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? मागो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उन्हें वेई परिवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सच कहूं तो काउंटी लौटने के बाद से ही वह इस बारे में सोच रहा था कि गुरु शिष्य के रूप में वेई जियान के साथ अपने रिश्ते को कैसे संभाले। मागो अपनी सीमाओं को जानता था। स्पष्ट रूप से कहें तो अपनी क्षमताओं के साथ वह वेई जियान का निजी गुरु बनने के योग्य नहीं था। वेई परिवार में कई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे, जिनमें से कोई भी उसके मात्र टेंडन और बोन्स क्षेत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। वेई परिवार के युवा स्वामी का गुरु बनने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं थीं? अगर वह किसी को ये बात बता दे तो ये हास्यास्पद होगा। लोगों द्वारा प्रसिद्धि पाने की चाहत जताए जाने के डर के अलावा मागो को वेई जियान के मार्शल करियर में देरी होने की चिंता अधिक थी। आखिरकार वह जानता था कि वह वेई जियान को ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकता। वेई जियान की मार्शल कला की प्रतिभा को देखते हुए वह जल्द ही मागो की साधना को भी पार कर जाएगा। तब तक वह वेई जियान का गुरु बनने के लिए और भी कम योग्य रह जाएगा। लेकिन वेई के घर आने के बाद से सभी ने उनके प्रति बहुत सम्मान दिखाया था और उन्हें पूरी तरह से वेई जियान के स्वामी के रूप में माना था। इस वजह से मागो को बोलने का मौका ही नहीं मिल पाया। अब ये सुनकर कि वेई परिवार उसके और वेई जियान के लिए एक भव्य समारोह आयोजित करना चाहता है, मागो और भी अधिक बेचैन महसूस करने लगा। और आप वेई परिवार के मुखिया से समारोह आयोजित न करने के लिए क्यों नहीं कहते? काफी देर तक हिचकिचाने के बाद मागो ने आखिरकार कहा, क्यों गुरुजी? वेई जियान को समझ नहीं आया। इसका मुख्य कारण ये है कि मेरी साधना का स्तर बहुत कम है। मैं इस दृश्य को संभाल नहीं सकती और मुझे डर है कि मैं आपको शर्मिंदा कर दूंगी। मागो ने आह भरी। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं आपकी गुरु बनने के योग्य नहीं हूँ। वेई परिवार में कई लोग मुझसे अधिक शक्तिशाली और आपकी गुरु बनने के लिए अधिक उपयुक्त हैं।
काउंटी में वेई परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए यदि वे एक भव्य समारोह आयोजित करते हैं तो निश्चित रूप से अन्य परिवारों के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित होंगे। इतने सारे मार्शल आर्ट विशेषज्ञों की उपस्थिति के बारे में सोचकर मागो बहुत चिंतित हो गया। लेकिन मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप ही मेरे गुरु बने, वेई जियान ने गंभीरता से कहा। गुरुजी, जब से आपने मुझे डांट फटकार कर जगाया है तब से मैंने बहुत कुछ समझ लिया है। मैं समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। निवास में सिल्वर मून गार्ड्स के नेता बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे सभी मेरी हैसियत को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। भले ही वे मुझे सिखाते हों, वे बस मेरा मनोरंजन करते हैं। मैं चाहे जितना अभ्यास करूं, वे सिर्फ मेरी प्रशंसा और चापलूसी करते हैं, मेरी कमियों की ओर शायद ही कभी ध्यान दिलाते हैं। अगर यह पहले की बात होती तो शायद मुझे ये ठीक लगता, क्योंकि मुझे मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण कठिन लगता था और मुझे नेताओं की नरमी पसंद थी। लेकिन हाल ही में इतने सारे अनुभवों के बाद मुझे एहसास हुआ है कि इस दुनिया में अपनी खुद की ताकत को छोड़कर सब कुछ भ्रामक हो सकता है। शक्ति के बिना व्यक्ति को धमकाया जा सकता है और वह उन लोगों की रक्षा करने में असमर्थ हो सकता है जिनकी वह रक्षा करना चाहता है। मुझे पता है कि मैं आलसी और अनुशासनहीन हूँ, और अगर मैं मार्शल आर्ट में कुछ हासिल करना चाहता हूँ तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी कड़ी निगरानी करे। निवास में मौजूद नेता ऐसा नहीं कर सकते, केवल आप ही, स्वामी जी, वास्तव में मेरी परवाह करते हैं और मुझे लापरवाही नहीं करने देंगे। इसलिए हे गुरु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे न छोड़ें और मेरी साधना का मार्गदर्शन और निगरानी करना जारी रखें। वेई जियान मूल रूप से बहुत चतुर था, लेकिन काउंटी में वेई परिवार की उच्च प्रतिष्ठा ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे बिना किसी प्रयास के आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। तियानकांग संप्रदाय के इस हमले ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनकी कभी गौरवशाली पारिवारिक शक्ति वास्तविक शक्ति के सामने महत्वहीन थी। भागने के इन दिनों ने उन्हें कई ऐसी सच्चाइयों को समझने का मौका दिया जिन पर उन्होंने पहले कभी विचार नहीं किया था। शहर के द्वार के बाहर लू किंग और उस बलवान व्यक्ति के बीच लड़ाई, पूर्वज और वान कांगई के बीच टकराव और बूढ़े डॉक्टर के शक्तिशाली दांव को देखकर वह गहरे सदमे में आ गया और उसे पूरी तरह से एहसास हुआ कि केवल उसकी अपनी ताकत ही सच्ची शक्ति है। उस क्षण से उनके हृदय में एक इच्छा जागृत हुई। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वह भी ऐसी ही प्रबल शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। भले ही वह लू किंग के स्तर तक न पहुंच पाए, लेकिन उसके करीब पहुंचना ही काफी होगा। वेई जियान के गंभीर चेहरे को देखकर मागो थोड़ा अचंभित रह गई। उन्हें अपने शिष्य से ऐसी बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी। कभी अहंकारी और सबकी नजरों से ओझल रहने वाला युवा मास्टर वेई सचमुच परिपक्व हो चुका था। मास्टर, कृपया सहमत हों। मागो की चुप्पी देखकर वेई जियान ने फिर से विनती की। अपने शिष्य की उम्मीद भरी आंखों में देखते हुए मागो अचानक मुस्कुरा उठा। ठीक है, चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मेरे लिए मना करना बहुत अनुचित होगा। आप मान गए, स्वामी जी। मैं अपनी माँ को समारोह का उपहार तैयार करने के लिए बुलाता हूँ। वेई जियान बेहद खुश हुआ और मागो को जल्दी से प्रणाम करने के बाद बाहर भाग गया। मागो उसे वापस कॉल करना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसका हाथ एक पल के लिए हवा में लटका रहा, फिर मागो मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाइए, एक आदमी को निर्णायक होना चाहिए। चूंकि वह सहमत हो गया है, इसलिए संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। यह महज एक रस्म है, क्या ये पहाड़ों में शिकार किए जाने से ज्यादा खतरनाक हो सकती है? इस विचार से मागो को सुकून मिला। इतना ही नहीं, जब वेई शिंगे ने नाश्ते के दौरान इसका जिक्र किया तो वह शांत रहा। मैं यह मामला आप पर छोड़ता हूँ, वेई परिवार के मुखिया, लेकिन समारोह महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे अपने कबीले को सूचित करना होगा। बेशक, मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण पत्र पहुंचाने के लिए भेजूंगा, वेई शिंगे ने कहा। यह अनावश्यक है, वेई परिवार के मुखिया। आपकी उपस्थिति से शहर में बहुत अधिक अटकलें लगेंगी, मागो ने तुरंत कहा। वेई शिंगे की विशेष स्थिति के कारण यदि वे स्वयं दौरा करते हैं तो अनावश्यक ध्यान आकर्षित होगा। वेई परिवार के विपरीत, वे रहस्यमय काउंटी मजिस्ट्रेट का सम्मान करते थे और उन्हें उनकी प्रतिक्रिया पर विचार करना था। वेई शिंगे ने थोड़ी देर सोचा और फिर सहमति जताई। मैं अहाई से निमंत्रण पत्र भिजवा दूंगा, यही सबसे अच्छा होगा। मागो ने राहत की सांस ली। मुख्य प्रबंधक वेई परिवार का चेहरा था और इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। मामा, आप वापस जा रहे हैं? मुझे भी बाहर जाना है, चलिए साथ चलते हैं। खाना खा रही लू किंग ने अचानक कहा। लू जियाओलिंगजुन बाहर जा रहा है? वेई जिंगे ने पूछा। हाँ, मेरे लिए इस काउंटी में आना दुर्लभ है। मैं शियायान को आसपास की जगहें दिखाना चाहता हूँ। लू किंग को इस दुनिया के शहरों के बारे में लंबे समय से जिज्ञासा थी और वह कुछ जानकारी जुटाने की उम्मीद करता था। मैं शहर में आपका मार्गदर्शन करने के लिए किसी का इंतजाम कर दूंगा, वेई शिंगे ने कहा। कोई जरूरत नहीं, वेई परिवार के मुखिया। मैं शियायान के साथ यूं ही घूम लूंगी, किसी का हमारे पीछे आना असहज होगा। लू किंग ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। वेई शिंगे और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि लू किंग की ताकत के आगे शहर में कोई भी उसे धमका नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर वह काउंटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर धावा बोलना भी चाहे तो भी कोई उसे रोक नहीं सकता। उसे अपनी सुरक्षा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने लू किंग के साथ किसी को भेजने पर जोर नहीं दिया। वेई जियान उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन श्रीमती वेई की एक नज़र ने उसे रोक दिया। नाश्ते के बाद लू किंग ने शियायान और शियाओली को गोद में लेकर बाहर जाने की तैयारी की।
घूमने फिरने में रुचि न रखने वाले बुजुर्ग डॉक्टर वेई निवास के पुस्तकालय में कुछ दुर्लभ चिकित्सा संबंधी क्लासिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक थे। लू शियालांगजुन, मैडम ने शहर में आपके खर्चों के लिए कुछ पैसे तैयार रखे हैं। अगर ये कम पड़े तो वेई के घर का जिक्र कर देना, कोई न कोई बिल चुका देगा। जाने से पहले मुख्य प्रबंधक ने लू किंग को पैसों की थैली सौंप दी। लू किंग ने उसे खोला तो उसमें सोने की ईंटें, चांदी के सिक्के और नोट मिले, जो काफी बड़ी रकम थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार किया। धन्यवाद, कृपया महोदया को मेरा धन्यवाद कह दीजिएगा। मामा जी, मैं पहले जाऊंगी। शियायान को पकड़े हुए और शियाओली को अपने कंधे पर लिए हुए लू किंग ने हाथ हिलाया और बाहर चला गया। उसने मागो के साथ बाहर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन वेई परिवार द्वारा मागो के लिए तैयार की गई कई चीजों को देखकर उसे इंतजार करना बहुत असुविधाजनक लगा। आंगन के बाहर लू किंग मुख्य द्वार से बाहर नहीं निकली। उन्हें पता था कि वेई के घर पर कई लोगों की नजरें थीं। यही एक कारण था कि वह मागो के साथ बाहर नहीं जाना चाहता था। वह काउंटी का भ्रमण करना चाहता था, न कि किसी तमाशे की तरह लोगों की नजरों में आना चाहता था। शियायान को पकड़े हुए लू किंग ने दीवार का एक एकांत हिस्सा ढूंढा। वहां छिपे हुए सिल्वर मून गार्ड को इशारा किया और फुर्ती से उस पर चढ़ गई। गार्ड अवाक रह गया। कुछ देर बाद गार्ड मुख्य प्रबंधक को रिपोर्ट करने गया। अध्याय 150। मास्टर वेई, मैं अब चलता हूँ। मागो ने वेई शिंघे को प्रणाम किया और वेई निवास के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। उनके पीछे वेई परिवार के मुख्य प्रबंधक नौकरों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे, जो वेई परिवार द्वारा तैयार किए गए असंख्य उपहारों को ले जा रहे थे। शुरू में तो मागो ने इन उपहारों को ठुकरा दिया, लेकिन वेई परिवार के आग्रह का विरोध न कर पाने के कारण उसके पास इन्हें स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वेई निवास के द्वार खुलते ही बाहर मौजूद विभिन्न गुटों के जासूसों ने तुरंत ध्यान दिया। वे लोग बाहर आ रहे हैं, वेई परिवार के लोग बाहर आ रहे हैं। वह कौन है? उसकी साधना का स्तर बहुत मजबूत नहीं लगता, फिर भी वेई परिवार का मुखिया उसके साथ है। यही वह व्यक्ति है जो कल उस रहस्यमय पूर्व आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ के बगल में था। मैं उसे पहचानता हूँ, वह माँ परिवार का मागो है। मागो वेई निवास से बाहर क्यों आ रहा है और उसके साथ मुख्य दरबारी व्यक्तिगत रूप से क्यों चल रहा है? वही क्यों सामने आ रहा है? पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के विशेषज्ञ और परिवार के मुखिया द्वारा उल्लेखित रहस्यमय युवक का क्या हुआ? इतनी सारी चीजें, मुख्य प्रबंधक इतने सारे नौकरों का नेतृत्व कर रहा है, वे कहाँ जा रहे हैं? देखो, वे शहर के दक्षिण की ओर जा रहे हैं। क्या माँ परिवार वहीं स्थित नहीं है? मागो को वेई परिवार के मुख्य प्रबंधक द्वारा ले जाते हुए देखकर सभी जासूस चकित रह गए। जिन लोगों ने मागो को पहचाना वे और भी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने कल शहर के द्वार पर हुई लड़ाई नहीं देखी थी, क्योंकि प्रत्येक गुट के केवल सबसे मजबूत लोग ही पास जाने की हिम्मत कर रहे थे। इस प्रकार अधिकांश जासूसों को ये पता नहीं था कि मागो युद्ध के दौरान वहां मौजूद था। मागो को वेई निवास से इतनी खुलेआम निकलते हुए देखकर उसके साथ मुख्य प्रबंधक और उपहार लेकर वेई परिवार के नौकरों की एक कतार थी। वे सभी अचंभित रह गए। मागो को दक्षिण की ओर जाते देख जासूसों ने तुरंत उसका पीछा किया। साथ ही उन्होंने इस दृश्य की जानकारी अपने अपने गुटों को दी। विभिन्न गुटों में उथल पुथल मची हुई थी। उसी दौरान लू किंग, शियाओ यान और शियाओली काउंटी शहर के सबसे व्यस्त इलाके में पहुंच चुके थे। आगे की सड़क चौड़ी और साफ थी, जिसके दोनों ओर दुकानें और स्टॉल लगे हुए थे। सड़कें चहल पहल से भरी हुई थीं। विक्रेता जोर जोर से अपना सामान बेच रहे थे। वातावरण भोजन की सुगंध से भरा हुआ था, जिससे एक जीवंत दृश्य बन गया था। बहुत खूब। यह नजारा देखकर शियाओ यान का मुंह खुला का खुला रह गया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका छोटा सा दिल पूरी तरह से भावनाओं से भर गया था। लू किंग के कंधे पर बैठी शियाओ ली की आंखें भी पूरी तरह खुली हुई थीं। बचपन से ही गहरे पहाड़ों में रहने के कारण इसने कभी भी ऐसे चहल पहल वाले दृश्य नहीं देखे थे। केवल लू किंग ही शांत रहे, हालांकि उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव भी झलक रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे से काउंटी कस्बे की व्यावसायिक सड़क इतनी जीवंत होगी। बड़े प्रांतों या यहाँ तक कि राजधानी में इससे भी भव्य दृश्य देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, घूरना बंद करो, चलो अंदर चलते हैं। शियाओ यान और शियाओ ली को अभी भी हैरानी से देखते हुए लू किंग मुस्कुराया। दोनों छोटे बच्चों के सिर पर थपथपाते हुए वह उन्हें अंदर ले गया। लू किंग ने शियाओ ली को गुप्त मोड में प्रवेश करने के लिए नहीं कहा। अपनी वर्तमान शक्ति के बल पर पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र को छोड़कर उसे किसी चीज से डरने की कोई खास जरूरत नहीं थी। पहले की तरह शियाओ ली को हर समय गुप्त अवस्था में रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज वह चाहता था कि वह और शियाओ यान हलचल भरी मानव दुनिया का अनुभव करें। व्यापारिक गली में प्रवेश करते ही लू किंग ने सबसे पहले बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स खरीदे। शियाओ यान को मीठे कांटेदार पौधों की एक माला मिली, जबकि शियाओ ली को तली हुई छोटी मछलियों का एक पैकेट मिला। दोनों छोटे बच्चों ने बड़े चाव से अपनी मिठाई खाई। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए गली में घूमने के बाद लू किंग अंततः एक किताबों की दुकान के सामने रुक गया। आज उनके बाहर आने का यह एक मुख्य कारण था। इस दुनिया के बारे में उनकी समझ अभी भी बहुत सीमित थी। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका उच्च स्तरीय हलकों से संपर्क होना स्वाभाविक हो गया। अगर उसने पहले से तैयारी नहीं की तो उसे भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और किताबें दुनिया को समझने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक थीं। उसे बस यह नहीं पता था कि इस किताबों की दुकान में वह जानकारी है या नहीं जो वह चाहता था। भाई, क्या तुम किताबें खरीदने जा रहे हो? लू किंग को किताबों की दुकान के सामने स्थिर खड़ा देखकर शियाओ यान ने पूछा।
जी हाँ, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, शहर में कई दिलचस्प कहानी की किताबें हैं, तुम उनमें से कुछ अपनी पसंद की चुन सकते हो। सच में, शियाओ यान तुरंत उत्साहित हो गई। अब वह कई अक्षरों को पहचानने लगी थी और कुछ सरल लेखों को भी मुश्किल से पढ़ पाती थी। ये देखकर शियाओ ली की आंखें भी चमक उठी और उसने अपने पंजे से लू किंग की आस्तीन को खींचना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर उसकी आंखों में उत्सुकता देखकर लू किंग ने कहा, शियाओ ली भी चुन सकती है, जो चाहे चुन लो। वह लगभग भूल ही गया था कि उस समय शियाओ ली के अक्षर सीखने की प्रेरणा केवल कहानियां पढ़ने की थी। यह वादा सुनकर जियाओ ली की आंखें संतुष्टि से सिकुड़ गईं। भाई, यहाँ तो बहुत सारी किताबें हैं। किताबों की दुकान में प्रवेश करते ही जियाओ यान विस्मय से भर उठी। छोटे गुरुजी, छोटी देवी जी, क्या आप किताबें खरीदने आए हैं? लू किंग और शियाओ यान को देख रहे किताब की दुकान के मालिक ने सिर हिलाते और झुकते हुए तुरंत उनसे संपर्क किया। वह कुछ नहीं कर सकता था। लू किंग और शियाओ यान ने जो कपड़े पहने थे वे श्रीमती वेई द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए थे और उत्तम सामग्रियों से बने थे जिन्हें केवल धनी परिवार ही खरीद सकते थे। इसके अलावा लू किंग के असाधारण व्यवहार और शियाओ यान के मनमोहक आकर्षण के साथ साथ एक अजीब से छोटे जानवर को देखते हुए किताब की दुकान के मालिक ने ये जाने बिना भी कि वे किस कुलीन परिवार से संबंधित हैं, उन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। क्या आपके पास कहानियों की किताबें हैं? लू किंग ने पूछा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर एस्थे नॉवल एट वेबसाइट खोजें। जी हाँ, किताब की दुकान के मालिक ने झटपट जवाब दिया और लू किंग को एक सेक्शन में ले जाते हुए कहा, ये सभी कहानी की किताबें हैं। नन्हे मालिक को कौन सी चाहिए? कुछ सरल, समझने में आसान, सीधी सादी कहानियों वाली किताबें जिनका शैक्षिकी महत्व हो। मैं इन्हें अपनी बहन को पढ़ना सिखाने के लिए खरीद रही हूँ। लू किंग ने अपनी आवश्यकताएं बताईं। किताबों की दुकान के मालिक ने अपना सिर खुजाया। जाहिर तौर पर वह इन आवश्यकताओं को लेकर थोड़ा असमंजस में था। हालांकि इतनी बड़ी किताबों की दुकान चलाने में सक्षम होने के कारण उन्होंने जल्द ही किताबों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया। ये कहानी की किताबें आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, नन्हे स्वामी। लू किंग ने 2 किताबें उठाईं और उनके पन्ने पलटे। उनमें छोटी, सरल कहानियां थीं, जिनके वाक्य समझने में आसान थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी विद्वान ने लिखा हो जिसके पास समय की कमी न हो। बुरा नहीं है, लू किंग ने सिर हिलाते हुए कहा। शियाओ यान, शियाओ ली, आप दोनों अपनी पसंद के चुन सकते हैं। किताबों को देखने के लिए उत्सुक दोनों छोटे बच्चे तुरंत ही ध्यानपूर्वक कहानियों की किताबें देखने लगे। ये देखकर किताब की दुकान का मालिक थोड़ा अचंभित रह गया। हालांकि जियाओ यान युवा थी, लेकिन धनी परिवारों में ऐसी लड़कियां असामान्य नहीं थीं जहां बच्चे कम उम्र से ही पढ़ना सीखना शुरू कर देते थे। लेकिन किसी छोटे से जानवर को गंभीरता से किताबों के पन्ने पलटते देखना एक ऐसी बात थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी और नहीं सुनी थी। लू किंग को मालिक की प्रतिक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चों को कहानी की किताबें चुनने में मग्न देखकर वह अपनी मनपसंद किताबें ढूंढने के लिए दूसरे सेक्शन में चला गया। इस बार उसने किताबों की अलमारियों की तलाशी लेने के लिए अपनी विशेष क्षमता का इस्तेमाल किया।